हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। तो ये है ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 7 और आज की इस क्लास में हम लोग डिफ्रैक्शन टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि डिफ्रैक्शन की जो पूरी थियरी आपने पढ़ी है पिछले 2 से 3 लेक्चर के अंदर, तो आप लोग उसमें बोल रहे थे कि थियरी बहुत ज़्यादा लेंदी हो जा रही है, बोरिंग लग रहा है। तो उसमें से एग्जैक्टली आपको ये पॉइंट पता चल पाएगा कि पढ़ा तो आपने काफ़ी चीज़ें उसमें, बट कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको मिस नहीं करना है, जिनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की हेल्प से ये बात आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। और इसके पहले देखिए, सिंगल स्लिट टॉपिक के ऊपर हम लोग कुछ 10-12 क्वेश्चन किया था हम लोगों ने पहले भी, तो उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट, डबल स्लिट, मल्टीपल स्लिट, ये सारे टॉपिक हमारे हो गए। जोन प्लेट का पूरा केस हो गया, रिजॉल्विंग पावर की बात हो गई। तो इन सारे टॉपिक के ऊपर कंबाइंड क्वेश्चंस आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, आई होप कि अभी तक हमने जो भी बोला वो आपको सुनाई दिया हो। ठीक है, तो एक बार आप लोग कंफर्म करेंगे अपनी तरफ से, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि थियरी बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चंस की बात करेंगे और ओवरऑल जो भी आपने डिफ्रैक्शन अभी तक पढ़ा हुआ वो पूरा रिवाइज हो जाएगा आपका इसमें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आप देखिए। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे सवाल भी आपको मिलेंगे जो दूसरे स्टेट के पीजीटी एग्जाम से लिए हुए हैं। पीछे की क्लासेस में भी हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वो भी अदर स्टेट के पीजीटी एग्जाम्स में आए हुए थे, और इसमें भी कुछ एक सवाल ऐसे होंगे, बाकी सब फ्रेश क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें देखिए कह रहे हैं कि इफ द डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट फर्स्ट मिनिमा ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 एंड थर्ड मैक्सिमा ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 2 आर कोइंसिडेंट, देन सिंगल स्लिट के केस में अगर हम लैम्डा 1 वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट करते हैं तब उसका जो फर्स्ट मिनिमा बनता है, और लैम्डा 2 वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट करते हैं तब जो उसका थर्ड मैक्सिमा बनता है, ये दोनों कोइंसिडेंट हैं, मतलब संपाती हैं, मतलब एक ही जगह पर बन रहे हैं। लैम्डा 1 वेवलेंथ वाली लाइट का जो पहला मिनिमा है बिल्कुल उसी जगह पर लैम्डा 2 लाइट का तीसरा मैक्सिमा बन रहा है। तो आपको लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के बीच का रिलेशन बताना है। ठीक है, अब देखिए, आपको यह पता है कि पूरी स्क्रीन के ऊपर, चाहे आप इंटरफेरेंस की बात कर रहे थे तभी, चाहे आप डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तभी, किसी भी पॉइंट पर कहां पर मैक्सिमा बनेगा, कहां पर मिनिमा बनेगा, मतलब जो पोजीशन होती है, जो लोकेशन होती है मैक्सिमा या मिनिमा की, वो लोकेशन डिसाइड होती है ये जो दोनों वेव आपस में इंटरफियर कर रही थी, या जिनका भी डिफ्रैक्शन हो रहा था, तो उसमें जो वेवलेट्स आपस में इंटरफियर कर रही थी, इसमें दो अलग अलग वेव फ्रंट आपस में इंटरफियर करती हैं इंटरफेरेंस में, और डिफ्रैक्शन में एक ही वेव फ्रंट के जो अलग अलग सेकेंडरी वेवलेट्स होती है वो आपस में इंटरफियर करती हैं। तो इंटरफेरेंस के फेनोमेना में ये जो दो सेकेंडरी वेवलेट्स आपस में इंटरफियर करने वाली हैं इस डिफ्रैक्शन के फेनोमेना में, तो उसका कहां पर मैक्सिमा बनेगा, कहां पर मिनिमा बनेगा, ये डिपेंड करता है कि इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस क्या है। अगर पहले मिनिमा और तीसरे मैक्सिमा की पोजीशन सेम है, इसका मतलब इस केस में दोनों वेव का जो पाथ डिफरेंस था और इस केस में जो दोनों वेव का पाथ डिफरेंस था वो बिल्कुल सेम था, इसी वजह से उनका जो ये आपको मिल रहा है पोजीशन वो बिल्कुल सेम मिल रहा है। तो देखिए, आपने क्या केस पढ़ा हुआ सिंगल स्लिट के केस में, सिंगल स्लिट के डिफ्रैक्शन में, सिंगल स्लिट के डिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में आपने ये पढ़ा हुआ है कि मैक्सिमा और मिनिमा का वो क्या होगा, जनरल पाथ डिफरेंस आपने निकाला था। जनरल पाथ डिफरेंस आपको मिला हुआ था ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। फिर जब मैक्सिमा की बात होती थी तो इसको हम लोग 2n+1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल करते थे। जब मिनिमा की बात होती थी तो इसको हम लोग n लैम्डा के बराबर करते थे, है ना। तो वहां पर मिनिमा का केस है, यहां पर मैक्सिमा का केस है, तो हमें दोनों फार्मूले लेकर चलना होगा। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मिनिमा की, कि मिनिमा का अगर हमें पाथ डिफरेंस निकालना हो तो उसके लिए क्या फार्मूला। तो मिनिमा के लिए क्या है कि ई साइन थीटा इज इक्वल टू, ये आपका मैक्सिमा का केस है, ये मिनिमा का केस है, तो मिनिमा के लिए हो जाएगा n लैम्डा। ठीक है, और यहां पर देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो लाइट है उसका वेवलेंथ है लैम्डा 1 और उसके पहले मिनिमा की बात करनी है, तो पहले मिनिमा के लिए, फर्स्ट मिनिमा के लिए n की वैल्यू 1 रखेंगे, और जो लाइट है उसका वेवलेंथ कितना है लैम्डा 1 इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस ई साइन थीटा। ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, तो लैम्डा 1 लाइट की जो पहली मिनिमा है उसके लिए पाथ डिफरेंस ई साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा 1 आ गया। अब इसी तरीके से आप मैक्सिमा की बात कर लीजिए, तो मैक्सिमा की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ई साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2n+1, 2n+1 और यहां पर लैम्डा, और आपको थर्ड मैक्सिमा की बात करनी है तो n की वैल्यू 3 रख लीजिए, तो 2 × 3+1, और लाइट जो है उसका वेवलेंथ है लैम्डा 2, तो ये हो गया आपका ई साइन थीटा इज इक्वल टू 7/2 लैम्डा 2, इक्वेशन नंबर 2। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का जो पोजीशन है वो सेम है, यानी दोनों के केस में ये पाथ डिफरेंस जो आएगा, ये जो पाथ डिफरेंस इसका आया और इसका जो पाथ डिफरेंस आया वो आपस में सेम होगा, इक्वल होगा। तो आप बोलेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं कि लैम्डा 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7/2 लैम्डा 2,
बस इसी को सॉल्व करिए, लैम्डा 1 इक्वल टू हो जाएगा 3.5 लैम्डा 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 3.5 लैम्डा 2, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी। हाँ बिल्कुल, आप लोगों ने तो पहले ही जवाब दे दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कह रहा है कि इन अ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, देखिए आपने ग्रेटिंग में दो टाइप के ग्रेटिंग की बात करी थी, रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग और ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, और हमने आपको वहां पर बताया था कि टाइप के लिए आप पढ़ लीजिए, बट प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, अब ट्रांसमिशन ग्रेटिंग का केस ही आपको पढ़ना है, और उसमें आपने देखा था कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की प्लेट के ऊपर डायमंड से बारीक बारीक लाइंस ड्रॉ करते थे, जो लाइंस हम ड्रॉ करते थे वो ओपेक होता था, यानी वो सेपरेशन का काम करता था, उन दो लाइनों के बीच का जो ग्लास प्लेट आपका बच गया है क्लियर, वो ट्रांसपेरेंट होता है, स्लिट का काम करता है ना। तो जो लाइनें हम ड्रॉ करेंगे वो ओपेक सेपरेशन हो जाएगा, और जो बीच में स्पेस है वो आपका स्लिट का काम करेगा प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग के अंदर। ये बात आपने पढ़ा हुआ है थियरी वाले लेक्चर्स में। इसमें कह रहा है कि इन अ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन फॉर सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा फॉर द वेवलेंथ 5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर इज 30 डिग्री, the number of lines in 1 centimeter of grating surface will be, number of lines in 1 centimeter, और आपको पता होगा नंबर ऑफ लाइंस या नंबर ऑफ रूलिंग इन 1 सेंटीमीटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे कैसे, n डैश से। हो सकता है किसी बुक में कुछ और तरीका हो, बट आपने थियरी में जैसे पढ़ा है वैसे ही बिल्कुल चलेंगे, तभी चीजें आप रिलेट कर पाएंगे और तभी वो याद भी आपको हो पाएगा। हर बार सिंबल बदलना, हर बार उसको पढ़ने का तरीका बदलना, जितनी बार बदलेंगे उतनी बार आपको चीजों को याद रखने की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए जब भी कभी जो भी बुक है, जो भी तरीका है, उसको जो भी फॉलो कर रहे हैं वही हम लोग हमेशा फॉलो करेंगे। तो देखिए प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग में ग्रेटिंग का इक्वेशन आपको पता होगा मैक्सिमा के लिए, ग्रेटिंग का इक्वेशन आपको पता होगा मैक्सिमा के लिए। ग्रेटिंग के केस में जो प्रिंसिपल मैक्सिमाज बनते हैं, उन मैक्सिमाज के लिए आपने जो इक्वेशन देखा था उसका नाम था ग्रेटिंग इक्वेशन, और इस ग्रेटिंग इक्वेशन को आपको याद कर लेना है, ग्रेटिंग इक्वेशन को। और ये इक्वेशन क्या था कि E प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये है ग्रेटिंग इक्वेशन, जहां पर थीटा जो है वो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। लाइट जो है अपने ओरिजिनल पाथ से, स्टेट पाथ से कितने एंगल से डिफ्रैक्ट हुई है, बेंड हुई है, वो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है थीटा। ई और डी के बारे में आप जानते हैं, जैसे ये आपकी स्लिट हो गई, ये स्लिट हो गई, ये स्लिट हो गई, तो किसी भी दो स्लिट के बीच में ये जो आपका ओपेक सरफेस है, इसकी डिस्टेंस को हम बोलेंगे स्मॉल डी, और किसी भी स्लिट की ये जो चौड़ाई है उसको हम बोलेंगे स्मॉल ई। और किसी भी दो स्लिटों के मिड पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस आती है, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, वो आती है E प्लस डी, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट। ठीक है, और ग्रेटिंग एलिमेंट किसके इक्वल होता है, ये होता है इक्वल टू 1/n डैश, जहां n डैश का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइंस इन 1 सेंटीमीटर। यानी हमें इस क्वेश्चन में n डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि 1 सेंटीमीटर में कितनी लाइनें मिलेंगी आपको। ठीक है ना, तो देखिए E प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा में अगर बात हमें करनी है सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा की, तो ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा आपको दिया हुआ है 2, तो ये ऑर्डर जो है उसकी जगह पर 2 रख लेंगे, और जो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है वो 30 डिग्री रख लेंगे। जो लाइट यूज हो रहा है वो 5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर का ये वेवलेंथ हो जाएगा। तो आप यहां से आप सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए, सिर्फ टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए, बाकी इसमें बहुत कोई मुश्किल सवाल आते नहीं है। आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे थे पूरी थियरी में, वो एकदम क्लियर कट आपको याद हो जाना चाहिए। बस n की वैल्यू आप 2 रखेंगे और लैम्डा की वैल्यू 5 × 10⁻⁵ हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो E प्लस डी इज इक्वल टू मिलेगा आपको कितना, ये हो जाएगा 4 और 4 × 5 करेंगे 20 × 10⁻⁵ इतना सेंटीमीटर। ठीक है, यानी आपको ग्रेटिंग एलिमेंट की वैल्यू मिल गई 20 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर, बट आपको ग्रेटिंग एलिमेंट नहीं निकालना है, आपको निकालना है n डैश की वैल्यू, यानी 1 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ लाइंस। तो E प्लस डी की जगह पर हम लिख सकते हैं 1/n डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 20 × 10⁻⁵। तो यहां से आपको n डैश की वैल्यू मिलेगी कितनी, 1/20 × 10⁻⁵। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो 10 पावर ये प्लस में 5 और अपान में ये 20 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 100 × 10⁻³ करके सॉल्व करिए, आसान हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5, तो 5 × 10⁻³ यानी कि 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर। ये जो 5000 है वो n डैश की वैल्यू आई है, और n डैश का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइंस या नंबर ऑफ रूलिंग, नंबर ऑफ लाइंस या नंबर ऑफ रूलिंग्स इन 1 सेंटीमीटर। ये बात ध्यान रखिएगा, 1 सेंटीमीटर में कितनी लाइनें हैं उसको रिप्रेजेंट करता है आपका n डैश, उसकी वैल्यू आ गई 5000, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और ये बातें याद रखिएगा, इसको ग्रेटिंग एलिमेंट बोलते हैं। चलिए नोट करिएगा, हाँ E प्लस डी इज इक्वल टू 1/n डैश। ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग।
चलिए अगला सवाल। देखिए सवाल तो हमारे पास बहुत सारे हैं जो मैं चाह रहा हूं कि आपको कराया जाए, बट मुझे लगता है कि एक बार सारा थियरी पढ़ लिया, उनके ऊपर लगभग हर टाइप के क्वेश्चंस कर लिए। अब इसके अलावा जो भी चीज बचती है वो आपके लिए बचती है कि आप कितना ज्यादा और समय देकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि एक ही टॉपिक के ऊपर 500 सवाल करने लग गए और बाकी के टॉपिक छूट गए, है ना। तो कभी भी 100% तो कोई चीज पॉसिबल है नहीं कि हम ये बोल दें कि ये टॉपिक अब हो गया तो अब इसमें एक भी क्वेश्चन करने की जरूरत है नहीं, कुछ भी उसमें से पूछा जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पर 25 के आसपास क्वेश्चन आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे, और इसके पहले भी हम लोगों ने 20 क्वेश्चन डिस्कस किया था, 10 क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो और भी अगर क्वेश्चंस की आपको डिमांड होगी तो इनके क्वेश्चंस अब हम आपको आगे पीडीएफ में प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पीडीएफ में। हम ढेर सारे और क्वेश्चंस आपको दे सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, सॉल्व करके भी दे सकते हैं, बट क्लास की लिमिट है तो उसमें हम लोग 25-30 क्वेश्चन ही डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। चलिए हो गया, तो आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि प्रिंसिपल फोकल लेंथ ऑफ जोन प्लेट इज मैक्सिमम फॉर। किस कलर की लाइट के लिए, रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर और वायलेट कलर, किस कलर की लाइट के लिए जोन प्लेट का जो प्रिंसिपल फोकल लेंथ होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि जोन प्लेट जो है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है, बट इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉन्वेक्स लेंस से अलग भी हैं। क्योंकि जोन प्लेट का जो नेचर है वो कॉन्वेक्स लेंस से सबसे ज्यादा मैच करता है, रिलेट करता है, इस वजह से हम कंपेयर भी जोन प्लेट को कॉन्वेक्स लेंस से करते हैं। जैसे कल वाली क्लास में एक बहुत ही बढ़िया सवाल था जिसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था कि जोन प्लेट इज नॉट सिमिलर टू कॉन्वेक्स लेंस, और लास्ट में एक ऑप्शन दिया था ऑल ऑफ द एबव, है ना, नन ऑफ द एबव, और उसमें ये पूछा गया था कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ये बात तो सच है कि जोन प्लेट आपका जो है वो एग्जैक्टली कॉन्वेक्स लेंस तो नहीं है, लेकिन हाँ जोन प्लेट आपका जो है कॉन्वेक्स लेंस के सिमिलर तो है, बहुत सारी चीजें इसकी मैच करती हैं उससे, इसी वजह से हम इससे कंपेयर करते हैं। तो ऐसी जगहों पर आपको ध्यान देना चाहिए कि हाँ 100% सेम नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें सिमिलरिटी होने की वजह से हम जोन प्लेट को कॉन्वेक्स लेंस से ही कंपेयर करते हैं। आज भी एक ऐसा सवाल आएगा जिससे ये बात थोड़ी और स्ट्रांग हो जाएगी, ये स्टेब्लिश हो जाएगा कि हाँ जब भी जोन प्लेट की बात होती है तो कॉन्वेक्स लेंस से ही कंपेयर होती है, क्योंकि सिमिलरिटीज काफी ज्यादा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकल लेंथ ऑफ जोन प्लेट इज मैक्सिमम फॉर। अब जोन प्लेट के फोकल लेंथ का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि Fm इज इक्वल टू Rn स्क्वायर अपॉन, इस टॉपिक में बहुत सवाल आते हैं फोकल लेंथ वाले जो हमने पिछली क्लासेस में किए थे, है ना, वो क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा अच्छे से। तो Rn स्क्वायर अपॉन में 2m-1, और यहां पर हो जाएगा n इंटू में लैम्डा। ये है जोन प्लेट के फोकल लेंथ का फार्मूला, और इस फार्मूले में आपको ये देखना पड़ेगा कि n क्या है और m क्या है। तो n है ऑर्डर ऑफ जोन, n रिप्रेजेंट करेगा ऑर्डर ऑफ जोन को, और जो स्मॉल m है वो रिप्रेजेंट करेगा आपका ऑर्डर ऑफ, ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ फोकल लेंथ को। अब यहां पर इस सवाल में जैसे देखिए प्रिंसिपल फोकल लेंथ की बात हो रही है, तो प्रिंसिपल फोकल लेंथ के लिए ऑर्डर ऑफ फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 1, m की वैल्यू 1 रखेंगे तब जो फोकल लेंथ आएगा उसको बोलेंगे प्रिंसिपल फोकल लेंथ। तो यहां पर हमें m की वैल्यू 1 रखनी होगी, तो 2 - 1 आएगा, तो ये f1 की वैल्यू निकल जाएगी कितनी, f1 इक्वल टू हो जाएगा Rn स्क्वायर और अपान में n इंटू में लैम्डा। और यहां पर अगर जोन प्लेट की का भी ऑर्डर दिया जाए कि पहले जोन का फोकल लेंथ निकालना है प्रिंसिपल, कि दूसरे जोन का प्रिंसिपल फोकल लेंथ, कि तीसरे जोन का प्रिंसिपल फोकल लेंथ, अगर ऑर्डर ऑफ जोन भी आपको दिया जाता तो आप n की वैल्यू भी यहां पर रख सकते थे। फिलहाल यहां पर इन जनरल हमें किसी भी जोन के बारे में बोलना है, तो किसी भी जोन के प्रिंसिपल फोकल लेंथ का ये फार्मूला बन गया। और यहां से आप देखिए फार्मूला जो है वो वेवलेंथ पर कैसे डिपेंड करता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और आपने ये प्रिज्म के केस में ये चीज पढ़ा होगा, प्रिज्म के ऊपर व्हाइट लाइट डालते हैं तो ये 7 कलर में इस तरीके से स्प्लिट हो जाती है, इस प्रोसेस को हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। यहाँ पर विबग्योर के अकॉर्डिंग इनका पूरा पैटर्न आपको मिलता है, स्पेक्ट्रम मिलता है विबग्योर के अकॉर्डिंग। और ये जो नीचे से ऊपर का ऑर्डर है ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी आप कह सकते हैं कि रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो वायलेट कलर से ज्यादा हुआ, ठीक है। और यहां पर बिल्कुल उल्टा रिलेशन है, तो फोकल लेंथ और ये वेवलेंथ बिल्कुल रेसिप्रोकल है। तो अगर रेड कलर के लिए वेवलेंथ सबसे ज्यादा हुआ तो रेड कलर के लिए फोकल लेंथ सबसे कम, वायलेट कलर के लिए वेवलेंथ सबसे कम हुआ तो वायलेट कलर के लिए फोकल लेंथ सबसे ज्यादा। यानी आप इसके हिसाब से अगर रिलेशन देखें तो आपको मिलेगा FR इज लेस देन FV। तो सवाल में ये पूछा गया था कि सबसे ज्यादा फोकल लेंथ किसके लिए होगा, तो वेवलेंथ सबसे कम वायलेट कलर का, इसलिए फोकल लेंथ सबसे ज्यादा वायलेट कलर का। वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेड कलर का, इसलिए फोकल लेंथ सबसे कम रेड कलर का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, मैक्सिमम फोकल लेंथ की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर डी वायलेट कलर हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं 3 का ए नहीं है, 3 का ऑप्शन नंबर डी होगा वायलेट कलर, ठीक है, वायलेट कलर की बात यहां पर होगी।
अगर यही सवाल आपसे जोन प्लेट के बारे में ना पूछ करके कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पूछते, तब आपको सोचना पड़ता क्या करें, है ना। अगर ये जोन प्लेट का सवाल ना होकर के कॉन्वेक्स लेंस का होता, कॉन्वेक्स लेंस के लिए आप यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 लेंस मेकर फार्मूला 1/r1 माइनस में 1/r2। इस फार्मूले से साफ साफ पता चल रहा है कि लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा लेंस के मटेरियल का, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके लिए सबसे ज्यादा होगा, जिस कलर के लिए, उस कलर के लिए लेंस का फोकल लेंथ सबसे कम होगा। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फोकल लेंथ का उल्टा रिलेशन है। और आपको ये बात पता है कॉसी फार्मूला से कि म्यू इज इक्वल टू होता है a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर। इसको कॉसी फार्मूला बोलते हैं, कॉसी फार्मूला, कॉसी रिलेशन। तो ये फार्मूले से हमें ये बात पता है, जिस कलर की लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है उसके लिए ट्रांसपेरेंट सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो वायलेट कलर के लिए वेवलेंथ सबसे कम था, रेड कलर के लिए सबसे ज्यादा था। यहां बिल्कुल उल्टा रिलेशन आपको दिख रहा है। तो इस हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि यानी जो वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा लेंस का, वो ज्यादा होगा रेड कलर के लिए, है ना। रेड कलर के लिए जितना भी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कॉन्वेक्स लेंस का, उससे ज्यादा वायलेट कलर के लिए होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसके लिए फोकल लेंथ कम होगा, उल्टा हो जाएगा। तो फोकल लेंथ के लिए लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका एफ वी इज लेस देन एफ आर। यहां से बिल्कुल उल्टा रिलेशन मिलता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में। ये बात आपने थियरी वाले लेक्चर में भी डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी वायलेट कलर है। बट अगर ये कॉन्वेक्स लेंस का प्रॉब्लम होता तो इसका आंसर आ जाता रेड कलर। रेड कलर के लिए फोकल लेंथ सबसे ज्यादा कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, ये सवाल है। इस सवाल से अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, करें कि अब जोन प्लेट बिहेव्स एज, जोन प्लेट किसकी तरह बिहेव करता है, जिसके सिमिलर है उसी की तरह बिहेव करता है, और कौन है, कॉन्वेक्स लेंस है। जोन प्लेट एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है। आपने कंपेयर करके देखा था जोन प्लेट और कॉन्वेक्स लेंस के बीच में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं और बहुत सारी डिससिमिलरिटीज भी हैं। तो वो कंपैरिजन टेबल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सिंपल सा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, on a plane wavefront the distances of two corresponding points of two consecutive half period zones corresponding to an observation point differs by। एक प्लेन वेवफ्रंट के ऊपर the distances of two corresponding point, एक प्लेन वेवफ्रंट के ऊपर दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि दो लगातार हाफ पीरियड जोन्स के ऊपर हैं। जैसे ये प्लेन वेवफ्रंट आपने देखा था, प्लेन वेवफ्रंट के ऊपर या प्लेन वेवफ्रंट की वजह से किसी डिस्टेंस पर अगर हमें इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड निकालना होता है तो फ्रेस्नेल के अकॉर्डिंग हम लोग प्लेन वेवफ्रंट को हाफ पीरियड जोन्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो सवाल में यही बोल रहे हैं कि ये जो प्लेन वेवफ्रंट है इसके ऊपर दो हमने पॉइंट सेलेक्ट किए और वो दोनों पॉइंट किसी दो कंसेक्यूटिव या दो सक्सेसिव कह लीजिए, यानी दो लगातार जोन जो हाफ पीरियड जोन्स हैं उनके ऊपर ये दोनों पॉइंट्स पड़ रहे हैं। तो आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या बताना है, पॉइंट के बीच का डिफरेंस, ठीक है ना। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का आपको डिफरेंस बताना है, इनके बीच का डिस्टेंस बताना है, ठीक। तो आपको पता है कि दो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स अगर हाफ पीरियड जोन्स के ऊपर पड़ रहे हैं तो दो लगातार पॉइंट्स के बीच का जो पाथ डिफरेंस होता है, जो उनके पाथ का डिफरेंस होता है किसी भी दो लगातार हाफ पीरियड जोन्स के बीच का, वो होता है लैम्डा बाई 2। क्योंकि आपने इन सब से ये डिस्टेंस को लिखा था ना कि ये आपका b था, दूसरा आपका b प्लस लैम्डा बाई 2 था, ये वाला डिस्टेंस आपका b प्लस 2 लैम्डा बाई 2 था, नेक्स्ट वाला आपका जो था वो b प्लस 3 लैम्डा बाई 2 था। तो इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस आपको मिलेगा वो पाथ डिफरेंस कितना मिलेगा, लैम्डा बाई 2। और पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है तो अब आप इसका फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस से आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में लैम्डा बाई 2, लैम्डा से लैम्डा, 2 से 2 कैंसिल, इनके बीच का फेज डिफरेंस आ जाएगा कितना, पाई। और इनके बीच का टाइम डिफरेंस निकालना है तो एक फार्मूला और है कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू में टाइम इंटरवल डेल्टा टी। और अगर आपको ये टाइम डिफरेंस डेल्टा टी चाहिए तो आपको लिखना होगा कि डेल्टा फाई इंटू कैपिटल टी अपान में 2 पाई, और डेल्टा फाई की जगह पर पाई होगा और ये टी अपान में 2 पाई होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, आपको मिलेगा टी बाई 2, ठीक है। तो किसी भी दो सक्सेसिव हाफ पीरियड जोन्स के किसी भी दो पॉइंट के बीच का, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का जो पाथ डिफरेंस आएगा वो लैम्डा बाई 2, जो फेज डिफरेंस आएगा वो पाई, जो टाइम डिफरेंस आएगा वो टी बाई 2। और सवाल तीनों पर ही पूछे जाते हैं, है ना, पाथ के फॉर्म में, फेज के फॉर्म में और टाइम के फॉर्म में, तीनों ही फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो फिलहाल ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लैम्डा बाई 2, ठीक है। लैम्डा बाई 2 इस क्वेश्चन का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 6। स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना, आप लोग बता देंगे अगर स्पीड ज्यादा हो रहा हो तो, और आराम से थोड़ा चलें। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 6। डिफ्रैक्शन इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन, डिफ्रैक्शन नाम की फिनोमेना जो है वो किस तरह की वेव में पॉसिबल है? मैकेनिकल वेव में पॉसिबल है, या सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, या सिर्फ विजिबल लाइट में? मतलब विजिबल लाइट का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एक पार्ट है ना, कि जो विजिबल लाइट की हम बात करते हैं सिर्फ उसकी अगर बात करें, क्या उसी में होगा, या फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों में होगा? ये जो आपका विजिबल लाइट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ही एक पार्ट है, आपको पता है ना। आपने वो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें, आपको याद होगा ये पूरा स्पेक्ट्रम, और नहीं याद होगा तो याद कर लीजिए इस सवाल के साथ एडिशनल ये बोनस है आपका, कि गाये यूवी इन माई रेडियो, ये स्टेटमेंट हमने कई बार बताया है आपको, गाये यूवी इन माई रेडियो, है ना। ये स्टेटमेंट आपको याद करना है। ऐसे मान लीजिए कि यूवी मतलब युवराज सिंह, है ना, तो जो क्रिकेटर युवराज सिंह है वो मान लीजिए आपका जो रेडियो स्टेशन है वहां पर आए थे और उन्होंने एक गाना सुनाया आपको, और आप घर जाकर के ये बात किसी को बता रहे हैं कि युवराज सिंह आए थे, उन्होंने गाना गाया कि गाये यूवी इन माई रेडियो। इससे आप कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सीक्वेंस में याद कर सकते हैं, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में याद कर सकते हैं। और ये बहुत ही फेमस सवाल यहां से पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, और पूछा जाएगा इसमें से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, या इन चारों को वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखा जाएगा, या इन चारों में से सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, या इन चारों में से सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी है ना। जब भी इस टाइप के सवाल आएंगे तो आपका ये स्टेटमेंट ही काफी है। ये गाये में ये जो जी है वो गामा रेस के लिए है, गामा रेस के लिए है, और ए में जो ऊपर ये ए है वो एक्स रे में जो ए आएगा उसके लिए है। यू जो है वो अल्ट्रा वायलेट के लिए है, ध्यान दीजिएगा, यू और वी मिला करके, यू वी नहीं लिखना है अल्ट्रा वायलेट, सिर्फ जो यू है वो अल्ट्रा वायलेट के लिए है, जो यहाँ पर वी है वो एक्चुअली विजिबल लाइट के लिए है, दृश्य प्रकाश इसको बोलते हैं, व्हाइट लाइट या सनलाइट इसको बोलते हैं, विजिबल लाइट। और इनका मतलब यहाँ पर इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड यानी IR लिख लीजिए, IR जो कि ह्यूमन बॉडी से निकलती है, आपको पता है ह्यूमन की बॉडी से कौन सा रेडिएशन हमेशा निकलता है, तो इंफ्रारेड निकलता है जो विजिबल नहीं है। और माई का मतलब यहाँ पर क्या है, माइक्रोवेव है, ये आपका माइक्रोवेव है, और लास्ट में आपका जो है ये रेडियो वेव है, ठीक है। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम का सीक्वेंस आपको याद रखना है, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। और अगर आपको ये भूल जाए कि ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, विजिबल लाइट को थोड़ा सा ओपन कर लीजिए। विजिबल लाइट मतलब व्हाइट लाइट, और आपको पता है व्हाइट लाइट में हम लोग लिखते हैं विब्ग्योर के अकॉर्डिंग, तो VIBGYOR। देखिए वायलेट से जस्ट पहले है अल्ट्रावायलेट, और रेड के जस्ट बाद है इंफ्रारेड। और वायलेट से रेड की तरफ जाने पर यह बात आपको पता है, व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रम से जो प्रिज्म से पास किया था आपने, कि ये ऑर्डर होता है वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब इधर से इधर जाने पर वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, वायलेट से रेड की तरफ जाने पर वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये जो पूरा ऑर्डर है ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया रेडियो वेव हो गया, और सबसे कम वेवलेंथ वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो आपका गामा रे हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ इसका है और मिनिमम वेवलेंथ इसका है। और आपको ये बात पता है कि न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच का ये रिलेशन, जिसका वेवलेंथ मैक्सिमम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, और जिसका वेवलेंथ मिनिमम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। यानी ये हुआ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला आपका रेडिएशन गामा रे, और ये हो गया आपका मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन रेडियो वेव। और फ्रीक्वेंसी के ऊपर एनर्जी कैसे डिपेंड करती है कि E इज इक्वल टू H इंटू न्यू, हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी तो हाइएस्ट एनर्जी, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी तो लोवेस्ट एनर्जी। तो हाइएस्ट एनर्जी वाला रेडिएशन गामा रे, और सबसे लोवेस्ट एनर्जी वाला रेडिएशन आपका रेडियो वेव, ठीक है। और एक सवाल यहां से बनता है पेनिट्रेशन पावर की, तो जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा है उसका पेनिट्रेशन पावर भी उतना ज्यादा है, पेनिट्रेशन पावर भी उतना ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए आप ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद करिए। और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट है विजिबल लाइट। ये विजिबल लाइट जो है, जिसको हम व्हाइट लाइट या लाइट बोलते हैं, जिसकी हेल्प से हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, वो विजिबल लाइट इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बहुत छोटा सा पार्ट है। इसमें बाकी सारे लोग जो हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही हैं, उनके पास भी वो सारी प्रॉपर्टीज है जो इनके पास है, सिर्फ वेवलेंथ का और फ्रीक्वेंसी का मामला अलग है थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब ये हमें ही डिस्टर्ब कर रहा है, इससे बंद करना पड़ेगा। हाँ अब ठीक है, चलिए तो इसको हटाते हैं और हम लोग अपने सवाल पर आते हैं। सवाल हमारा ये हो गया था कि डिफ्रैक्शन किस तरह के वेव में पॉसिबल है। तो डिफ्रैक्शन होने के लिए सिर्फ वेव होना जरूरी है,
डिफ्रैक्शन होने के लिए सिर्फ वेव होना जरूरी है, वो मैकेनिकल है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, और मैकेनिकल में भी वो लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्सल है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई वेव है तो उसके अंदर डिफ्रैक्शन की फिनोमेना हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर आपका इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है यहां लास्ट में मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोथ, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ये और ये सब आ जाते हैं, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ठीक है। हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों को ये तरीका पता होगा, इसलिए हमने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बात करी इसकी। वैसे भी ये इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म चैप्टर में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें तो बात करेंगे इसको दोबारा से, ठीक है। बाकी आप ये स्टेटमेंट और इससे ये कैसे फुल फॉर्म इसका बन जा रहा है ये सीक्वेंस याद कर लीजिएगा। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि द पोजीशन ऑफ nth मिनिमा इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट एज इज गिवन बाई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये पूछ रहे हैं कि स्ट्रेट एज से, ये जो स्ट्रेट एज कह लीजिए या एक थिन वायर कह लीजिए, इसकी वजह से जो डिफ्रैक्शन होता था उसमें कह रहे हैं कि nth मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए nth मिनिमा जो बनेगा, यहां पर आपने लिखा था ना कि यहां पर स्क्रीन पर क्या होगा, इसके ऊपर आपको मैक्सिमा, मिनिमा, अल्टरनेट मैक्सिमा और मिनिमा मिलते जाएंगे, जिसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। और नीचे की तरफ क्या होगा, यहां से नीचे की तरफ यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड एरिया मिलेगा और इसकी इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा, बहुत जल्दी से डिक्रीज होती जाएगी और नीचे आने पर यहां पर इंटेंसिटी जीरो भी हो जाएगी, है ना। तो आपको ये बताना है कि जो मिनिमा यहां पर बनेगा nth मिनिमा, उस nth मिनिमा की इस वाले पॉइंट से, सेंट्रल पॉइंट या एक्सियल पॉइंट पी से कितनी डिस्टेंस होगी, उसका पोजीशन आपको बताना है। तो हमने पिछली वाली क्लास में आपको स्ट्रेट एज का केस और सर्कुलर अपर्चर का केस डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपसे कहा था कि सिर्फ आप जनरल पाथ डिफरेंस याद कर लीजिए, बाकी चीजों की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर जनरल पाथ डिफरेंस आपने देखा था कि किसी भी इस नॉन एक्सियल पोजीशन पर जो ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस बनेंगे उनके लिए जनरल पाथ डिफरेंस क्या आया था, ये जनरल पाथ डिफरेंस आपका था एक्स स्क्वायर ए और अपान में 2b ब्रैकेट में a प्लस बी, ये था आपका जनरल पाथ डिफरेंस, जनरल पाथ डिफरेंस। अब इसमें a क्या है, b क्या है, तो आपके इस स्ट्रेट एज से स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस b था और यहां से जो सोर्स ऑफ आपने लाइट यूज किया था उसकी डिस्टेंस को बोलेंगे स्मॉल a, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ए अपान में 2b ब्रैकेट में a प्लस बी, ये जनरल पाथ डिफरेंस है। बाकी मैक्सिमा और मिनिमा के लिए डिफ्रैक्शन के केस में इसको कैसे यूज करना है ये आपको पता है। डिफ्रैक्शन के केस में कोई भी पाथ डिफरेंस को ले लीजिए और मैक्सिमा का केस यूज करना है तो लिखिए n2n+1 लैम्डा बाई 2, मतलब लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल। और मिनिमा का केस लेना है अगर आपको तो यहां पर आप लिख लीजिए लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल, यानी लैम्डा बाई 2 इंटू में 2n, 2 से 2 कैंसिल होकर बनेगा n लैम्डा। तो ये इवन मल्टीपल है लैम्डा बाई 2 का, ये लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल है, इसको आप यही बोल सकते हैं ना 2n इंटू में लैम्डा बाई 2, तो इससे ये कैंसिल होकर आपको यही मिलेगा। तो ये लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल, ये लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल, तो इस तरीके का रिजल्ट आपको मिलेगा। और आपको मिनिमा की बात करनी है तो आप इसको क्या लिखेंगे, आपने ये सब चीजों को किया भी था पीछे वाली क्लास में, बट अभी ये हमारा फर्ज बनता है कि जब क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं तो उन चीजों को दोबारा से ले आएं ताकि चीजें आपको याद हो जाएं, है ना, लिखते हुए देखते हुए आपको। एक्स स्क्वायर ए अपान में 2b ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू, अब इसका ये एक्सप्रेशन आप यूज करेंगे n इंटू लैम्डा के इक्वल, और आपको पोजीशन बतानी, ये x जो है वो क्या है, वो पॉइंट P से यहां पर जिस भी पॉइंट P डैश की बात कर रहे हैं वहां पर पता नहीं ब्राइट बनेगा कि डार्क बनेगा, हम डार्क मान के चल रहे हैं, उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। अगर ब्राइट बनता तो हम ये केस लेकर चलते। तो पॉइंट P डैश जो है वो इस एक्सियल पॉइंट P से जो डिस्टेंस इसका है उसी को हम लोग x बोल रहे हैं, तो हमें x निकालना है। तो ये पूरा टर्म इधर गया था, आपने किया था, तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 2b a प्लस बी n इंटू लैम्डा और अपान में कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। फिर आपने इसको पूरा सिंप्लीफाई किया तो ये क्या बना आपका, ये बना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से b a प्लस बी और अपान में a, और ये वाला जो लैम्डा है ये पूरा हमने एक साथ किया और उसके बाद हमने क्या लिखा, यहां से 2 और यहां से n, ठीक है। और इस पूरे पार्ट को अगर हम k मान लें, अच्छा इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं और उन न्यूमेरिकल्स में कई बार आपको जरूरत पड़ जाती है उस k को एक्सप्रेस करने, k को कैलकुलेट करने की। जैसे आपसे ये न्यूमेरिकल, ये क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू में पूछते हैं कि आप एग्जैक्टली न्यूमेरिकल में बताइए कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ये पहला या दूसरा मिनिमा बनेगा, मैक्सिमा बनेगा, तो फिर आपको ये सारी चीजों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और आपको ऐसे में सवाल में a की वैल्यू, b की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज आपको गिवन होगी, सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता होगी। तो ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यू जब आप रखेंगे तो आपको ये जो पूरा ब्रैकेट में कांस्टेंट दिख रहा है ये पूरे कांस्टेंट की वैल्यू आपको मिलेगी। फिर उसको रखेंगे और जिस भी ऑर्डर का आपको मिनिमा या मैक्सिमा चाहिए होगा वो आप ऑर्डर रखेंगे, तब जाकर के आपको एग्जैक्ट पोजीशन मिल पाएगी।
ठीक है, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल में आपको ए बी लैम्डा ये सब रख के कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिलहाल आपने देखा था कि इस पूरे पार्ट को अब हमें स्क्वायर रूट करने की जरूरत है, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पर x मिलेगा। nth ऑर्डर की बात करें तो यहाँ भी n लेकर चलिएगा, तो x n इक्वल टू आ जाएगा कितना, ये पूरा रूट के अंदर चला जाएगा कितना, b इंटू ए प्लस बी इंटू लैम्डा और अपान में a, और बाहर क्या बचेगा, बाहर बचेगा स्क्वायर रूट के अंदर 2 इंटू n। ये जो पूरा टर्म है इसको हमने कांस्टेंट k नाम दिया है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा x n इक्वल टू k और अंडर रूट 2n। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और यहां पर एक कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, कि एक कंफ्यूजन ये हो सकता है यहां पर कि क्या होता है, किसी किसी बुक में एक काम और करते हैं कि जो हमने ये पूरा कांस्टेंट के बनाया हुआ है जिस चीज को, जैसे यहां पर देखिए अब इसमें के लिखा हुआ है, बट इन्होंने के क्या वही वाला के लिया है जो हमने के लिया हुआ था। तो किसी किसी बुक में ऐसा भी किया गया है कि आपका जो के है वो इन्होंने इसको न लेकर के ये वाले 2 को भी इसमें शामिल कर लिया है, ये वाले 2 को भी इसमें शामिल कर लिया, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तब जो ये कांस्टेंट आएगा यहाँ 2 के साथ में, उसका नाम इन्होंने के रखा है, तो आपको मिलेगा एक्स एन इक्वल टू के और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, अंडर रूट एन हो जाएगा। और ऑप्शन देखिए अंडर रूट एन के साथ और अंडर रूट 2n के साथ, दोनों के साथ दिया हुआ है। ठीक है, तो हम आपको ये बता रहे हैं कि जब आप ये वाला केस यूज कर रहे थे तो इस वाले केस में क्या हुआ था कि ये जो 2 अभी आपका बचा हुआ था और उस 2 को आपने n के साथ किया, अगर उस 2 को आप इस वाले कांस्टेंट के साथ कर रहे हैं और यहां सिर्फ अंडर रूट n लिख रहे हैं, तो यही वाला कांस्टेंट आपको इस वाले केस में भी मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिलता है। आप ध्यान दीजिए कैसे, मैं आपको यहीं पर बता देता हूं कि ये पूरा आप जब ट्रांसपोज करेंगे तो यहां पर आप सिंप्लीफाई करिएगा तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मिलेगा 2ba प्लस बी और अपान में a मिलेगा, 2ba प्लस बी ये मल्टीप्लाई होगा, अपान में a मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा, और मिलेगा आपको 2n प्लस 1 और लैम्डा बाई 2। देखिए इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो रहा है और दोनों का स्क्वायर रूट लीजिए तो एक्स एन इक्वल टू मिलेगा, स्क्वायर रूट के अंदर कितना, ये लैम्डा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये b, उसके बाद a प्लस बी और अपान में a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रूट के अंदर 2n प्लस 1, और फिर आपने इसको k बोल दिया, तो ये बन गया आपका क्या, एक्स एन इज इक्वल टू k और रूट के अंदर 2n प्लस 1। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि यहां पर k आप अलग चीज को मानेंगे, यहां पर k अलग चीज को मानेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो k आप उसी को मान रहे हैं जो कि दोनों जगहों पर बिल्कुल एक्यूरेट फिट हो रहा है, और वो यही है कि अंडर रूट बी ए प्लस बी लैम्डा अपान ए, इस वाले पार्ट को हम लोग पूरा k मानेंगे। तो किसी किसी बुक में क्या करते हैं, इस चीज को जब 2 के साथ लेकर चलते हैं तो ऐसे में फिर यहां गड़बड़ होने लगता है, जबकि उन्होंने ऐसा किया हुआ है। और फिर आप इस वाले सवाल को देखेंगे तो आप कंफ्यूज होकर कि ये वाला भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं, जो कि नहीं लेना है आपको, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है ना, वही के लेना है जो यहां पर ले सकते हैं, और वो के क्या है, ये है पूरा आपका के, ये पूरा आपका के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट करना है आपको। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, द इंटेंसिटी ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा फॉर अ ग्रेटिंग ऑफ एन स्लिट इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, अब देखिए हमने आपसे कहा था कि एन स्लिट के केस में आपका जो ये इंटेंसिटी का जो फार्मूला निकल के आता है, वैसे तो आपको इसका आंसर याद होगा फिलहाल, बट इंटेंसिटी का जो जनरल फार्मूला है फॉर एन स्लिट, जैसे सिंगल स्लिट के लिए क्या था, अगर हम सिंगल स्लिट की बात करें तो सिंगल स्लिट के लिए इंटेंसिटी का फार्मूला था I इज इक्वल टू आई नॉट, उसके बाद था साइन अल्फा अपान अल्फा होल स्क्वायर। फिर उसके बाद आपने डबल स्लिट के लिए भी लिखा था, डबल स्लिट के लिए, तो डबल स्लिट के लिए इंटेंसिटी का फार्मूला I इज इक्वल टू 4I नॉट साइन अल्फा अपान अल्फा होल स्क्वायर, और उसके बाद में यहां पर था कॉस स्क्वायर क्या, बीटा। और अगर हम एन स्लिट की बात करें, ग्रेटिंग की बात करें, तो उनके केस में इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन था I इज इक्वल टू, यहां था आई नॉट साइन अल्फा अपान अल्फा होल स्क्वायर, और यहां पर था साइन एन बीटा और अपान में साइन बीटा, इसका भी होल स्क्वायर, या तो आप साइन का स्क्वायर कर लीजिए या इनका होल स्क्वायर कर लीजिए। तो सिंगल स्लिट, डबल स्लिट और मल्टीपल स्लिट के केस में इंटेंसिटीज के ये एक्सप्रेशंस आपके पास थे। और आपने देखा था कि सेंट्रल मैक्सिमा के लिए जो कंडीशन होती है, प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए जो कंडीशन आपने निकाली थी इंटरफेरेंस टर्म की, वो आपको याद होगा। इसी तरह से आपने इस अल्फा के लिए भी कंडीशन निकालना था कि सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए अल्फा कितना होना चाहिए, और जो आपका मिनिमा होगा उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, जो आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा इसका होगा वो उसके लिए क्या होना चाहिए, है ना, कुछ याद है आपको। जब आप अल्फा की वैल्यू 0 लेते थे तो ये प्रिंसिपल मैक्सिमा का केस होता था डिफ्रैक्शन में, फिर आप अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस एन पाई टाइप का लेते थे तो ये सेकेंडरी मैक्सिमा का केस होता था, फिर आप अल्फा की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 टाइप का लेते थे, ये आपका सॉरी उल्टा हो गया, ये अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई, ये आपका होता था मिनिमा का केस, और अल्फा इज इक्वल टू 2n, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, सेकेंडरी मैक्सिमा, हाँ ये सेकेंडरी मैक्सिमा है और ये मिनिमा है। तो ये आपका डिफ्रैक्शन के केस में ऐसा होता था कि प्रिंसिपल मैक्सिमा और आपका ये मिनिमा और ये आपका सेकेंडरी मैक्सिमा। और बीटा के लिए आपने क्या निकाला था, बीटा इज इक्वल टू आपने निकाला था कि बीटा इज इक्वल टू अगर प्लस माइनस एन पाई का केस है
तो ये बन जाएगा आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा का केस। और एक और केस आपने पढ़ा हुआ था कि बीटा इज इक्वल टू ये आपका 2n+1 π/2 इस टाइप का अगर है तो ये आपका मिनिमा का केस बन जाएगा। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं पीछे की क्लास में, सिंगल स्लिट, डबल स्लिट और मल्टीपल स्लिट के केस में, कि किस केस में हमें मैक्सिमा मिलता है, किस केस में हमें मिनिमा मिलता है, वो सारी बातें आपने देखी थी। तो अगर हमें प्रिंसिपल मैक्सिमा की बात करनी है तो मैक्सिमा के लिए बीटा इज इक्वल टू +-n π होना चाहिए और यहां पर अल्फा की जगह पर 0 होना चाहिए। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी आएगी मल्टीपल स्लिट के केस में, वो आप यहां से देख लीजिए। आप इसको तो छोड़ ही दीजिए, हमें n के हिसाब से ही बात करनी है सिर्फ। बाकी तो पता है आपको कि अल्फा की वैल्यू 0 लिखेंगे तो sin 0/0 की जो वैल्यू आती है वो 1 को टेंड करती है, तो ये पूरा पार्ट 1 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी जब आप निकालेंगे इन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग तो आपको मिलेगा I इज इक्वल टू ये sin 0/0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, तो I0 इंटू 1 बनेगा। और बीटा इज इक्वल टू n पाई पर आप जब इसको सॉल्व करते हैं, अब यहां करने की जरूरत है नहीं, आपने ये पूरा जब सॉल्व करते हैं कि बीटा की वैल्यू जब n पाई को टेंड करती है तो साइन n बीटा अपान में साइन बीटा जो है वो ± कैपिटल N के इक्वल आता है। एल हॉस्पिटल रूल से इसको हम डिफरेंशिएट करके सॉल्व करते हैं क्योंकि ये 0/0 का केस बनता है ना। जब बीटा की वैल्यू ±n पाई लिखेंगे तो 0/0 का केस बनेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो डिफरेंशिएट करिए, ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट को डिवाइड करिए तो आपको मिलेगा प्लस माइनस में n, और उसी प्लस माइनस में n का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस माइनस का n होल स्क्वायर करेंगे तो n का स्क्वायर बन जाएगा। तो यानी I जो आएगा वो प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर हो गया। जो प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी होगी वो नंबर ऑफ स्लिट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये आपको यहां से मिलता है और ये बात आपको रिजल्ट में याद करना है। हमने पीछे की क्लासेस में इन चीजों को डिटेल में डिस्कस किया है कि सिंगल स्लिट में क्या क्या रिजल्ट होते हैं, ये केस कब यूज होते हैं, ये केस कब यूज होते हैं, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ये बहुत ही फेमस सवाल है, हमने थियरी के टाइम पे भी आपको ये बात याद दिलाई थी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में करें कि इफ द ग्रेटिंग एलिमेंट a प्लस बी, ग्रेटिंग एलिमेंट a प्लस बी का मतलब जिसको हम लोगों ने e प्लस डी करके पढ़ा हुआ उसको ये a प्लस बी बोल रहे हैं, है ना। जहां a मतलब क्या है इनका, a का मतलब है स्लिट की विड्थ और b का मतलब है दो स्लिटों के बीच का ये सेपरेशन b। ठीक है, तो ये a है स्लिट की विड्थ और इन दो स्लिटों के बीच का ये जो गैप है इसको b बोलेंगे। दोनों स्लिटों के मिड पॉइंट यानी करस्पॉन्डिंग पॉइंट के बीच का टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आएगा a प्लस बी, क्योंकि आधा a/2 होगा, इधर का भी आधा a/2 होगा और बीच में b होगा, तो a/2 प्लस a/2 प्लस b इज इक्वल टू a प्लस बी। इसको हम बोलते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट। इसी का नाम क्या है, ग्रेटिंग एलिमेंट। तो हम लोगों ने सिंबल क्या यूज किया था थियरी में कि हम स्लिट की चौड़ाई को a ना बोल करके स्मॉल e बोलेंगे और दो स्लिटों के बीच का जो गैप है उसको b ना बोल करके d बोलेंगे, तो e प्लस डी हमने लिखा हुआ था। तो यहां पर सवाल बोल रहे हैं कि इफ द ग्रेटिंग एलिमेंट a प्लस बी यानी e प्लस डी ऑफ अ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, मतलब जो ग्रेटिंग एलिमेंट e प्लस डी की वैल्यू है वो कितनी है, उतनी है जितना हमने लाइट यूज किया उसके वेवलेंथ के बिल्कुल इक्वल। यानी हम यहां कंडीशन ये बना सकते हैं कि a प्लस बी कहने का मतलब वही e प्लस डी हमारा जो हमने एज्यूम किया था उस वो लैम्डा के इक्वल है, सवाल में दिया है। देन हाउ मेनी ऑर्डर्स विल बी ऑब्जर्व्ड इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न। डिफ्रैक्शन पैटर्न में कितने ऑर्डर दिखेंगे, कितने ऑर्डर मतलब कि कितनी मैक्सिमा कितनी मिनिमा दिखेंगे उसकी बात हो रही है। तो कितने ऑर्डर दिखेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर आपको फाइंड आउट करना है डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर, अगर ये वाली कंडीशन वहां पर होल्ड कर रही है तो। और बात किसकी हो रही है, प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग की, तो हमें ग्रेटिंग का इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। ग्रेटिंग के इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि E प्लस डी साइन थीटा, E प्लस डी ये मैक्सिमा का केस होता है, E प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, जहां पर n मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा या ऑर्डर ऑफ आप कह सकते हैं डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस। ठीक है, तो E प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, इस फार्मूले में आपको ये ऑर्डर निकालना है और कितने टोटल आपको ऑर्डर दिखाई देंगे ये फाइंड आउट करना है, टोटल ऑर्डर। तो टोटल ऑर्डर निकालना है, न कि किसी एंगल थीटा पर कितने ऑर्डर्स दिखाई देंगे कि थीटा एंगल पर कौन से ऑर्डर का आपको मैक्सिमम मिलेगा, ये नहीं बताना है। टोटल कितने इस स्क्रीन पर आपको ये मैक्सिमास दिखेंगे वो आपको बताना है। तो टोटल का मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने ऑर्डर पॉसिबल है वो आपको निकालना, और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर के लिए हमने थियरी के टाइम बोला था कि साइन थीटा को आप लेना होगा साइन 90, इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी होगी जो कि 1 होगी। कभी भी आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर अगर कैलकुलेट करना है तो थीटा की वैल्यू 90 लेनी होगी ताकि साइन थीटा मैक्सिमम हो जाए। जब ये मैक्सिमम होगा तभी तो ये मैक्सिमम होगा इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको 1 लेनी होगी, तो आपको मिलेगा E प्लस डी इज इक्वल टू n इंटू में लैम्डा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग E प्लस डी और लैम्डा आपस में इक्वल हैं, ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। तो आपको जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1, यानी सिर्फ एक प्रिंसिपल मैक्सिमा आपको मिलेगा। अगर ऐसी कंडीशन हो तो सिर्फ एक मैक्सिमा आपको मिलेगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि अ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग हैविंग 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर
चलिए बताइए जरा, तो ये 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर है, तो किस क्वांटिटी की वैल्यू होगी? कौन सा सिंबल हम लोग इसके लिए यूज करते हैं फार्मूले के अंदर? 5000 लाइंस, ठीक है, 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर, यानी नंबर ऑफ लाइंस या नंबर ऑफ रूलिंग्स पर सेंटीमीटर, जिसको हम लोग एन डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपको पता है ग्रेटिंग एलिमेंट का रेसिप्रोकल होता है। E प्लस डी इक्वल टू 1 अपान एन डैश, तो इसका मतलब एन डैश इक्वल टू 1 अपान ई प्लस डी। इसकी वैल्यू आपको दिया हुआ है 5000, इतना 5000, ठीक है ना। आगे क्या कह रहे हैं कि अंडर द नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लाइट द हाईएस्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम दैट कैन बी सीन फॉर द लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस। हाईएस्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम बोल दिया इन्होंने, यानी एन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर अब ये बात एकदम क्लियर बोल रहे हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर बताइए, पिछले सवाल में नहीं बोला था, फाइंड आउट यही चीज करना था। तो यहां पर अब ये क्लियर हो गया कि हाईएस्ट ऑर्डर के लिए जो साइन थीटा है वो साइन 90 यानी कि 1 लेना पड़ेगा। और ग्रेटिंग के इक्वेशन में यही इक्वेशन बार बार यूज होगा, ग्रेटिंग के मैक्सिमा का इक्वेशन कि ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन इंटू में लैम्डा। तो एन की मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये आपका 1 हो जाएगा, इसको 1 रख दिया हमने, ये मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो आपको मिलेगा कितना? आपको मिलेगा कि हाईएस्ट ऑर्डर एन मैक्सिमा इज इक्वल टू ई प्लस डी और अपान में क्या? ई प्लस डी और अपान में लैम्डा। और ई प्लस डी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है ना, लेकिन इसी ई प्लस डी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको ये एन डैश की वैल्यू गिवन थी। तो यहां से आप ई प्लस डी की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी? ये हो जाएगी ई प्लस डी की वैल्यू 1 अपान में 5000। तो यहां पर आप लिखेंगे 1 अपान में 5000 इंटू लैम्डा की वैल्यू आपको दिया हुआ कितना? ये 4800 एंगस्ट्रॉम, 4800 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए ये जो आपका 5000 है, ये नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर में है, ये पर सेंटीमीटर में आपको दिया हुआ है। और ये जो आपका वेवलेंथ है वो एंगस्ट्रॉम में है। तो आपको इस एंगस्ट्रॉम को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, ताकि सेंटीमीटर से इसका अपान वाला सेंटीमीटर कैंसिल हो जाए और आपको प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू या मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम मिल जाए। तो यहां पर आप लिखेंगे 10 पावर माइनस 10 मीटर में हो गया, 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेंटीमीटर में हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? तो एक्चुअली क्या है कि हाँ, आप यहां से देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 40 और 20 और ये 24 और ये 1 और ये 10 पावर 2 10 पावर 2 4 और यहाँ पर 10 पावर 3, तो कितना हो गया? 2 और 3 5 और 5 और 2 7 और 7 और ये माइनस 10 है, तो कितना बचेगा? -3, जिसको हम लिखेंगे ऊपर 10 पावर प्लस 3। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, तो आपको मिलेगा 100 के अपान में कितना? 24। और 100 के अपान में 24 है, 25 होता 4 टाइम्स डिवाइड होता, 24 है 4 पॉइंट समथिंग आपको मिलेगा, है ना। ये 4 यहां से डिवाइड करेंगे तो आपको 4 पॉइंट समथिंग ये न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गई। बट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, तो ये एक इंटीग्रल नंबर होता है। ऑर्डर ऑफ जो आपका ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम होता है वो कोई फ्रैक्शन नहीं हो सकता कि 1/2 होगा, 1/3 होगा, ऐसा टाइप का नहीं हो सकता, या तो 1 होगा 2 होगा, ऐसे होगा, क्वांटाइज्ड नंबर होगा इसका, है ना। इसका जो ये होगा एक इंटीग्रल नंबर होता है, 1 के ऑर्डर में, 2 के ऑर्डर में, ऐसे होगा। तो यहां पर 4 पॉइंट समथिंग मिलेगा, तो ये जो 4 जो कंप्लीट नंबर है बस वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे बहुत सारे सवाल अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जिसमें ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम आपका ये फ्रैक्शनल आएगा, डेसिमल में आएगा। तो जितना कंप्लीट नंबर है, जैसे 2.5 आ गया तो 2 आपका आंसर हो जाएगा, 3.7 आ गया तो 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो कंप्लीट है बस वही आपका ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि कंप्लीट तो 4 यहां से आएगा नहीं, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, बट आंसर 4 हो जाएगा इसका, ठीक है ना। 10 और 2 कैसे आया, ठीक है ना। नहीं 3 पॉइंट क्यों आएगा? आप बताइए कि अगर ये 25 होता है तो 25 से ये 25 गुणे 4 100, लेकिन ये 25 से कम है, 24 है ना, तो ये 4 बार थोड़ी डिवाइड होगा, 4 से ज्यादा बार डिवाइड करेगा। नंबर आप नीचे वाला छोटा कर रहे हैं तो रिजल्ट बढ़ेगा, 4 पॉइंट ही आएगा ना। हाँ, ये कैसे आ गया? ये देखिए ये नंबर और ये नंबर कैसे आ गए? देखिए एंगस्ट्रॉम में लिखा हुआ था, और 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10 पावर माइनस 10 मीटर। लेकिन अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहेंगे तो 10 पावर माइनस 10 मीटर था, लेकिन मीटर को हटाएंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 10 पावर 2 सेंटीमीटर। तो कभी भी एंगस्ट्रॉम वाली वैल्यू को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये करना पड़ेगा। तो ये एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ था तो हमने इसको सेंटीमीटर में यहाँ कन्वर्ट किया, क्योंकि ये पर सेंटीमीटर में दिया हुआ था, ठीक है। चलिए अगला सवाल नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो आप लोग एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 11 को जरा सॉल्व करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ऐसा ही बिल्कुल एक सवाल हम लोगों ने शुरुआत में सॉल्व किया है। क्या है कि 2 स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ अ लाइट सोर्स आर कोइंसिडेंट इन द सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर ऑफ ग्रेटिंग। जब कोइंसिडेंट हो रहा है इसका मतलब कि सेम जगह पर बन रहा है, और सेम जगह पर बनने का मतलब सेम पोजीशन होने का मतलब कि दोनों वेव का पाथ डिफरेंस, दोनों वेवलेट्स का पाथ डिफरेंस सेम था, इसलिए उनका पोजीशन भी सेम आया।
तो कह रहे हैं 2 स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ लाइट सोर्स आर कोइंसिडेंट इन द सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर ऑफ द ग्रेटिंग। सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर का मतलब सेकंड एंड थर्ड जो प्रिंसिपल मैक्सिमा आएगा उसकी बात कर रहे हैं, ब्राइट वाली की बात कर रहे हैं। इफ द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन इज लैम्डा देन द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड लाइन इज। पहले वाले सवाल में दोनों वेवलेंथ लैम्डा 1 और लैम्डा 2 नाम दिया हुआ था, तब रिलेशन पूछ रहे थे। अभी वही काम करना है, बट पहले वाले का नाम इन्होंने लैम्डा रखा हुआ, तो दूसरे वाले की वैल्यू आपको खुद निकालनी है यहां पर। तो बताइए आप इसका आंसर कितना आएगा। जैसे पिछला पहला सवाल था बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन वो सवाल आपका सिंगल स्लिट के डिफ्रैक्शन के केस में था, बट ये मल्टीपल स्लिट या ग्रेटिंग के केस में है। तो यहां ग्रेटिंग का इक्वेशन, ग्रेटिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ये पीडीएफ आपको क्लास के बाद मिल जाएगा। अभी जैसे क्लास हो जाएगी उसके बाद इसका पीडीएफ मिल जाएगा, बट उस पीडीएफ में हम आंसर कैसे आपको दे पाएंगे, आंसर तो नहीं पता है ना हमें, और इसमें अब टिक करना भी पॉसिबल नहीं है, इमेज के फॉर्मेट में है। पीडीएफ हम आपको ग्रुप में अभी भेज देंगे। बाकी इसका जो हैंड रिटेन सॉल्यूशन वाला पीडीएफ है वो भी रेडी है, बिल्कुल रेडी है। थोड़ा बहुत उसमें 1-2 पॉइंट है ऐसा मिसिंग, उसको करेक्ट करके आपको इसको भी आज ही प्रोवाइड कर देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए तो इसका हम लोग आंसर चेक करते हैं। अब जैसे इस सवाल में ये था कि ग्रेटिंग की बात थी, तो ग्रेटिंग के केस में इक्वेशन E + D sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ये ग्रेटिंग का इक्वेशन हुआ। और सेकंड और किसका किसका मैच कर रहा है, सेकंड और थर्ड ऑर्डर का, तो n की वैल्यू जब 2 रखिएगा, n की वैल्यू 2 रखिएगा तो E + D sin थीटा इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा, इक्वेशन नंबर 1। थर्ड ऑर्डर की बात कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, E + D sin थीटा इज इक्वल टू 3, और इस वेवलेंथ को लैम्डा डैश बोल दीजिए, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का पाथ डिफरेंस सेम है, दोनों का पोजीशन सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 लैम्डा इज इक्वल टू 3 लैम्डा डैश। लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा। हमें लैम्डा डैश निकालना है तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू में लैम्डा, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं कि हाँ ये सवाल देखिए, थियरी में हमने बोला था इसके बारे में कि ये मिसिंग ऑर्डर वाला सवाल बहुत फेमस है। मिसिंग ऑर्डर का केस बहुत पूछते हैं, 2-3 वैरायटी बहुत फेमस है। एक तो मिसिंग ऑर्डर का केस, और एक ये जो आपका ग्रेटिंग एलिमेंट E + D है, या तो इसकी वैल्यू पूछ ले, या तो फिर ये नंबर ऑफ लाइंस इन 1 सेंटीमीटर एन डैश की वैल्यू। ये 2 वैरायटीज बहुत फेमस है इन टॉपिक्स के अंदर। ठीक है, तो यहां पर मिसिंग ऑर्डर निकालने का कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो इसमें कहेंगे द मिसिंग ऑर्डर ऑफ एन स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ द स्लिट विड्थ आर 0.16 मिलीमीटर एंड दे आर 0.8 मिलीमीटर अपार्ट। मतलब एन स्लिट के केस में, ऐसा एन स्लिट ले लीजिए, इस एन स्लिट या ग्रेटिंग के केस में किसी भी 2 स्लिटों के बीच की जो डिस्टेंस है, जिसको हम लोग स्मॉल डी बोलते थे, वो स्मॉल डी आपको दिया हुआ 0.8 मिलीमीटर। किसी भी 2 स्लिट के बीच का ये सेपरेशन है 0.8 मिलीमीटर। और स्लिट की जो चौड़ाई है, स्लिट की जो विड्थ है, जिसको हम लोग स्मॉल ई बोलते थे, तो ये स्लिट की चौड़ाई स्मॉल ई की वैल्यू है 0.16 मिलीमीटर। ठीक है, और करेंगे मिसिंग ऑर्डर आपको फाइंड आउट करना है। तो मिसिंग ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए आपको अगर फार्मूला याद हो कि E/E + D इज इक्वल टू M/N, बिल्कुल सिंबल एज इट इज यूज करेंगे तभी याद भी रहेगा, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो E/E + D इज इक्वल टू M/N, ये जो N था यही आपका मिसिंग ऑर्डर है। ये क्या है, मिसिंग ऑर्डर है। और जो M की वैल्यू है वो आपको पता है 1 2 3 ऐसे इसकी वैल्यू रखी जाएगी। ठीक है, तो यहां से अगर हमें मिसिंग ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो हमें E और D की वैल्यू रखनी पड़ेगी। E की वैल्यू कितनी है 0.16, तो 0.16 रखेंगे, और अपान में यहां पर आ जाएगा आपका 0.16, और प्लस में यहां पर आ जाएगा 0.8 इज इक्वल टू M/N। ठीक है, अब आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिए जरा कि M/N की ये जो वैल्यू आएगी यहां से इसको और इसको सॉल्व करने पर वो कितना आएगा। ये जब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा M/N की वैल्यू, बस वो आप हमें बता दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ये जो M/N आएगा यहां से M/N, तो ये आएगा हमारा, ये 0.16 था, और ये अपान में 0.16 हुआ, और प्लस में 0.8 हुआ। कितना आ रहा है डिवाइड करने के बाद, हाँ आप लोगों ने तो मतलब सॉल्व ही कर दिया पहले से सवाल ही, तो चेक करते हैं, आप लोगों ने आंसर भी दिया हुआ है। देखिए इसमें इसलिए हम सॉल्व करने की बात कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली यहां पर एक मिस्टेक हो जाती है, और बड़ी जेन्युइन सी मिस्टेक होती है। हमें ये लगता है 0.16 है, 0.8 है, तो 8 है, 16 है, 24 हो जाएगा, 0.24 हो जाएगा।
और 0.24 करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी कोई ऑप्शन मैच करेगा, जो कि नहीं है, जो कि गलत है। ठीक है, इसको अगर आप 24, इसको 16 और इसको आप देखिए 24 करेंगे तो 2/3, 8 दूना 16 और 8 3 24, यानी 2/3 आप निकालेंगे। और एक बार चेक करिए जरा जल्दी से अपने कैलकुलेशन को, ये 2/3 नहीं आना चाहिए, ये 2/3 नहीं आएगा। हाँ, कई सारे लोगों का देखिए आंसर आया है 2/3, और ये इसका मतलब मेरा गेस बिल्कुल सही था, क्योंकि ये मिस्टेक हमसे भी हुई जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, और मुझे लगा कि इतने आसान से सवाल में ऐसी कौन सी मिस्टेक हो गई कि आंसर नहीं आ रहा है, बुक में कोई और आंसर दे रहा है और हमारा कोई और आंसर आ रहा है ना। मैं बहुत देर तक परेशान हुआ इस चीज के अंदर, फिर मुझे पता चला कि एक बहुत ही छोटी सी मिस्टेक यहां पर हुई है, ये 0.16 है और ये 0.8 है। अब देखिए 0.80, 0.16 ये बड़ा नंबर है, इससे काफी बड़ा नंबर है, और हम लोग गलती से क्या कर रहे हैं, 0.16 को 0.8 के साथ ऐड कर रहे हैं। भाई 0.8 कैसे ऐड होगा, 0.8 तो यहां पर 0.8 यहां आएगा ना, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और इस 1 के नीचे 8 आएगा, और इस 6 के नीचे तो 0 आएगा, ऐड करने पर 0.96 आएगा, 0.24 नहीं आएगा, और ये गलती मतलब हो ही जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। और ऑप्शन भी ऐसा देंगे कि मैच कर जाएगा, आपको लगेगा आ गया था, तो ये 0.96 आएगा और यहां से 1/6 बनेगा, तो m/n इज इक्वल टू 1/6, यानी n इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू में m। और अब आप इसमें m की वैल्यू 1 2 3 रखते जाइए, तो आपको मिसिंग ऑर्डर n की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 रखेंगे तो 6 आएगा, 2 रखेंगे तो 12 आएगा, मतलब 6 का टेबल ये हो गया आपका। इस तरीके का ये सारे मिसिंग ऑर्डर हो गए, मतलब 6 नंबर वाला आपको नहीं मिलेगा मैक्सिमा, 12 नंबर वाला नहीं मिलेगा, 18 नंबर वाला नहीं मिलेगा, तो ये सारे मिसिंग ऑर्डर हैं 6 12 18, ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में देख लीजिए क्या है, इन एन स्लिट डिफ्रैक्शन द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज मच हायर देन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। अगर आप एन स्लिट लेते हैं तो एन स्लिट के केस में जो इंटेंसिटी मिलती है वो सिंगल स्लिट के केस में जो भी इंटेंसिटी मिलती थी उसके रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा होती है। बोल रहे हैं द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी बिटवीन बोथ ऑफ देम रिस्पेक्टिवली इज, बोथ ऑफ देम और रिस्पेक्टिवली बोल दिया इन्होंने, मतलब ऑर्डर आपको यही वाला लेना है, कौन सा वाला, कि पहले एन स्लिट की इंटेंसिटी डिवाइडेड बाई सिंगल स्लिट की इंटेंसिटी, यही सीक्वेंस, हमें यही सीक्वेंस फॉलो करना है इनकी इंटेंसिटी के रेशियो के लिए, यानी इंटेंसिटी ऑफ एन स्लिट डिवाइडेड बाई इंटेंसिटी ऑफ सिंगल स्लिट। और कौन से वाले फ्रिंज की बात हो रही है, सेंट्रल मैक्सिमम की बात हो रही है, यानी हमें यह पता करना पड़ेगा कि एन स्लिट के केस में सेंट्रल मैक्सिमम की इंटेंसिटी कितनी है और सिंगल स्लिट के केस में सेंट्रल मैक्सिमम की इंटेंसिटी कितनी है, ताकि हम उनका रेशियो एग्जैक्टली निकाल सके। ठीक है, फार्मूले से अगर हम लोग समझे इस बात को, फार्मूले से आपको पता है सिंगल स्लिट के केस में क्या होता है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन अल्फा अपान अल्फा होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, और I इक्वल टू आई नॉट साइन अल्फा अपान अल्फा स्क्वायर, अगर बात आप सेंट्रल मैक्सिमम की करेंगे तो आपको पता है सेंट्रल मैक्सिमम के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी, 0, सेंट्रल मैक्सिमम के लिए अल्फा 0 होता है और बीटा आपका प्लस माइनस n पाई होता है, ये आपने कंडीशंस पढ़ा हुआ है। तो सेंट्रल मैक्सिमम के लिए जब आप अल्फा की वैल्यू 0 रखेंगे, इसमें तो सिर्फ अल्फा ही आ रहा है, अल्फा 0 रखेंगे तो साइन 0/0 टाइप का बनेगा जिसकी वैल्यू 1 को टेंड करेगी, तो आपको मिलेगा इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इन सेकंड सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये कितना मिलेगा, आई नॉट के इक्वल, मतलब जो आपका सोर्स ऑफ लाइट है उसकी इंटेंसिटी के बराबर। ये तो हो गया सिंगल स्लिट के सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी। अब हमें इसी तरीके से मल्टीपल स्लिट या एन स्लिट के केस में बात करना है, तो मल्टीपल स्लिट या एन स्लिट के केस में इंटेंसिटी का फार्मूला आई इज इक्वल टू आई नॉट और यहां पर साइन अल्फा अपान अल्फा होल स्क्वायर, और उसके बाद क्या था, ये आपका था साइन एन बीटा, कैपिटल एन बीटा मतलब नंबर ऑफ स्लिट, और अपान में साइन बीटा और इन सब का होल स्क्वायर, ये करना पड़ेगा। और बात हम अगर सेंट्रल मैक्सिमा की करें तो ये बीटा हमारा जो होगा वो एन पाई होगा, और जैसे ही बीटा को आप एन पाई रखेंगे तो यहां से ये 0/0 टाइप का बनेगा, फिर आप इसको एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करते हैं, ये पूरा सॉल्व करने के बाद प्लस माइनस एन आता है, और प्लस माइनस एन का स्क्वायर करेंगे तो एन का स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए जो इंटरफेरेंस वाला टर्म है उसकी वैल्यू तो एन का स्क्वायर बनती है, इसी वजह से हम बोलते थे ना कि आई प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। बट डिफ्रैक्शन वाले टर्म का क्या होगा, तो डिफ्रैक्शन वाला टर्म तो कैसे जैसे यहां पर ट्रीट किया था वैसा ट्रीटमेंट यहां भी करेंगे, तो डिफ्रैक्शन वाला टर्म आपका बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट से पहुंच जाएगा, ये पूरा टर्म आपको मिल जाएगा कितना, सिर्फ यहां से आई नॉट मिलेगा, ये पूरा 1 हो जाएगा, और ये पूरा बन जाएगा इस कंडीशन में बीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई वाले केस में ये बन जाएगा आपका एन का स्क्वायर, यानी आई एन इज इक्वल टू कितना मिल गया, ये मिल गया आपका आई नॉट एन का स्क्वायर, यानी एन स्लिट के केस में सेंट्रल मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी आती है वो सिंगल स्लिट की इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में एन स्क्वायर गुना होती है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब अगर हम आपसे पूछें कि बताइए डबल स्लिट की जो इंटेंसिटी होगी सेंट्रल मैक्सिमा की, डबल स्लिट के केस में सेंट्रल मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी होगी
वो सिंगल स्लिट के सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में कितना गुना है, तो n के स्क्वायर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो डबल स्लिट है तो n की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 करेंगे तो 4I0 मिलेगा। और अगर आपको याद हो फार्मूला तो आप वहां से भी देख सकते हैं, I इज इक्वल टू, ये फार्मूला ही था 4I0 और साइन अल्फा अपान अल्फा का होल स्क्वायर, और उसके साथ में यहां पर क्या था, कॉस स्क्वायर बीटा, यही था। तो जब आप इसमें प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। अल्फा और बीटा की इस कंडीशंस में आपको I की वैल्यू 4I0 मिलेगा। तो डबल स्लिट के केस में सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सिंगल स्लिट के केस में जो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी है उसकी 4 गुना है। तो ट्रिपल स्लिट अगर 3 स्लिट वाला केस ले लिया जाए तो 9 गुना हो जाएगा, 4 वाला केस ले लिया जाए तो 16 गुना हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि हमेशा 1, 2 और n वाला ही केस नहीं है, वो n की जगह पर 3, 4, 5 कुछ भी करके आपसे पूछेंगे, और तब आपको लगेगा कि आपने इस डबल स्लिट से ज्यादा का केस पढ़ा ही नहीं है ना। तो ये जो n स्लिट वाला केस है, ये जनरल केस आप याद करें, तो कोई भी आपका 1 का केस, 2 का केस, कुछ भी पूछा जाएगा, सबका रिजल्ट यहां से आपको मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग पूरा फोकस इसी बात के ऊपर करेंगे, और ये कंडीशंस आपको बस ध्यान होनी चाहिए। तो हमने ये देखा कि n स्लिट के केस में जो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी है वो है I0 n स्क्वायर, और सिंगल स्लिट के केस में जो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी है वो है I0, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा n स्क्वायर, यानी कि n स्क्वायर अपान में 1। तो इस सीक्वेंस के हिसाब से n स्लिट और सिंगल स्लिट के रेशियो के हिसाब से n स्क्वायर अपान 1 आएगा। यहां पर देखिए इसका उल्टा भी ऑप्शन दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि रिस्पेक्टिवली इन्होंने बोल दिया है, तो ये सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा n स्लिट और सिंगल स्लिट का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। इसमें भी मिसिंग ऑर्डर आपको बताना है, बट उससे पहले वो डिफिनीशन आपको प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग की ध्यान होनी चाहिए कि कौन उसमें ट्रांसपेरेंट होता है और कौन उसमें ओपेक होता है। अगर वो बात बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, इसका आंसर उल्टा आएगा। कैसे कि इन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग द ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप इज डबल ऑफ द विड्थ, जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप है वो डबल है ऑफ द ओपेक स्ट्रिप। अब बताइए कि एक ट्रांसपेरेंट होगा और एक ओपेक होगा, तो कौन इसमें स्लिट का काम करेगा, कौन किसका काम करेगा, वो बात आपको देखना पड़ेगा ना। आपका फार्मूला मिसिंग ऑर्डर के केस में क्या था, मिसिंग ऑर्डर के केस में था E अपान में E प्लस डी, यही ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M अपान में N। अब इस सवाल में ये बोल रहे हैं कि जो ट्रांसपेरेंट आपका स्ट्रिप है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप का मतलब स्लिट हुआ भाई, वो जहां से लाइट पास हो रही है वो स्लिट है, और ओपेक स्ट्रिप का मतलब कि जहां से लाइट पास नहीं हो रही, मतलब दोनों स्लिटों के बीच का जो आपने ब्लॉकेज रखा हुआ था, जो सेपरेशन आपने किया हुआ था, जिसको डी बोला करते थे, वो आपका ओपेक हो जाएगा। और आपने ये पढ़ा हुआ है प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग के केस में, ये आपका कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास हुआ, इस पर आप जब ऐसे डायमंड से कुछ लाइनें ड्रॉ करते हैं, तो ये जो लाइनें आप ड्रॉ कर रहे हैं वो लाइन आपका क्या हुआ, ये लाइन हुआ आपका ओपेक, और इन दोनों लाइनों के बीच में जो दिख रहा है ये है आपका क्या, स्लिट। तो इन दोनों लाइनों के बीच का ये जो सेपरेशन आपको बीच में वो ट्रांसपेरेंट सरफेस दिख रहा है ना, वो एक्चुअल में स्लिट है। ये स्लिट की चौड़ाई हो जाएगी स्मॉल ई, ये ट्रांसपेरेंट है, और ये जो लाइनें हैं ये हो जाएगा ओपेक, और इसकी विड्थ को आप बोलेंगे स्मॉल डी। आप ऐसे लिखते ना, ऐसे, तो ये आपका ओपेक हुआ स्मॉल डी, इसकी इतनी चौड़ाई, और ये जो है वो आपका स्लिट हो गया, इसको बोलेंगे स्मॉल ई। तो हमारे सवाल में यही दिया हुआ है कि जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप मतलब स्लिट, तो स्लिट की जो चौड़ाई स्मॉल ई है वो ओपेक स्ट्रिप की चौड़ाई के 2 गुने के बराबर है, तो 2 टाइम्स ऑफ डी के ये बराबर है। जो ई की वैल्यू है वो डी के 2 टाइम्स के बराबर है। इसका उल्टा केस भी करके सवाल पूछा जाता है, तो ये रिलेशन अगर आपने गड़बड़ कर दिया, ये 2 इधर लगा दिया तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, तो ई इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां जहां पर ई लिखा हुआ वहां पर 2 डी लिख लीजिए, यहां जहां ई लिखा वहां 2 डी लिख लीजिए, और प्लस में डी लिख लीजिए, इज इक्वल टू हो जाएगा M अपान में N। अब ये 2D और ये अपान में 3D, डी से डी कैंसिल होगा, कितना आएगा 2/3। तो आपको N, यही है आपका मिसिंग ऑर्डर स्मॉल n, ये नहीं है, ये मिसिंग ऑर्डर स्मॉल n है। तो मिसिंग ऑर्डर इज इक्वल टू फार्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा आपका n इज इक्वल टू n की वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगा 3/2 इंटू में m। मिसिंग ऑर्डर n इक्वल टू 3/2 इंटू में m। और आप देखिए अगर आपको मिसिंग ऑर्डर अब निकालना है तो m की वैल्यू आप रखना स्टार्ट करिए, m की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसा आप वैल्यू रखेंगे। जब आप वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आप 1 2 3 ऐसे रखते चलिए, 1 रखिएगा तो 3/2 मिलेगा, ये मिसिंग ऑर्डर हुआ पहला। 2 रखिएगा तो आपको 3/2 इंटू 2 मिलेगा, फिर आप फिर से 2 रखिएगा तो क्या, 3 रखिएगा तो क्या मिलेगा 3/2 इंटू में 3, फिर से आप रखिएगा 4 तो क्या मिलेगा 3/2 इंटू में 4। तो ये सारे मिसिंग ऑर्डर आपको मिलेंगे। और देखिए जब हर बार अपान में 2 है तो हमें इसको एक फ्रैक्शन से एक इंटीग्रल नंबर बनाने के लिए सबको रेशियो की बात हो रही है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब 2 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बनेगा, ये 2 कैंसिल होकर 6 बनेगा, ये 2 कैंसिल होकर के 9 बनेगा, ये 2 कैंसिल होकर के 12 बनेगा, इस तरीके से 15 बनेगा, ऐसे करके सीक्वेंस बनेगा। तो 3 6 9 12 ये जो केस है ये सारे मिसिंग ऑर्डर होंगे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 में करें कि अ मोनोक्रोमैटिक लाइट का वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम फॉल्स नॉर्मली ऑन अ ग्रेटिंग
द सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व्ड एट 30 डिग्री फ्रॉम द मीन पोजीशन, द ग्रेटिंग एलिमेंट इज इक्वल टू। मुझे लगता नहीं कि यह सवाल को करने की जरूरत है, हम सारी चीजों को इसमें मेंशन कर देते हैं, कैलकुलेशन आप करिएगा कि मोनोक्रोमेटिक लाइट है, वेवलेंथ दिया हुआ है, ग्रेटिंग की बात हो रही है, सेकंड ऑर्डर के स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, आपको एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ, ग्रेटिंग एलिमेंट पूछ रहे हैं, तो आपको पता है कि E प्लस डी इज इक्वल टू साइन E प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा। यहाँ एन की वैल्यू 2 रखेंगे, सेकंड ऑर्डर की बात हो रही है, लैम्डा की वैल्यू कितनी रखेंगे 5500 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे 30 डिग्री रखेंगे। अब ये पूरा कैलकुलेट करिएगा, यही जो E प्लस डी है इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट, इसी को हम बोलते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट। ठीक है, तो इसको छोड़ रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, मतलब ज्यादातर इसमें क्या है कि न्यूमेरिकल आपकी ग्रेटिंग वाले फार्मूले के ऊपर, मिसिंग ऑर्डर के ऊपर ऐसे वाले छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, और बाकी सारी बातें जो है वो थियरी में जो आपने रिजल्ट वगैरह पढ़े हुए कि मैक्सिमा का केस क्या होगा, मिनिमा का केस क्या होगा, इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होगा, कैसे डिपेंड कर, ये सारे केस हैं। जैसे ये देख लीजिए, करें कि द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एन स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न इज गिवन बाय I इज इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर एन बीटा अपान साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा अपान अल्फा स्क्वायर। मतलब हम लोग क्या करते थे, इस वाले को पहले लिखते थे, इस वाले को बाद में लिखते थे, ये कंफ्यूज कर रहे हैं थोड़ा सा। वेयर द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग इन दिस एक्सप्रेशन, सिंबल्स का वही मीनिंग है जो होता है, यानी अल्फा बीटा क्या है, तो अल्फा का मतलब पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा, और बीटा का मतलब पाई बाई लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा, है ना, वो वही मतलब है। तो सारे सिंबल्स वही हैं, मीनिंग इसका जो हम लोग जानते हैं। तो करें कि एन स्लिट के केस में इंटेंसिटी का ये जो फार्मूला मिलता है, इसमें ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है, ये कौन कौन सी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पहले ऑप्शन में बोल रहे हैं कि ये साइन स्क्वायर वाला जो टर्म है, साइन स्क्वायर एन बीटा अपान साइन स्क्वायर बीटा वाला, ये वाला टर्म, ये कह रहे हैं कि ये इंटरफेरेंस की वजह से होता है, और ये वाला जो टर्म है ये डिफ्रैक्शन की जो फेनोमेना हुई है उसकी वजह से होता है। मतलब ये डिफ्रैक्शन टर्म है और ये इंटरफेरेंस टर्म है। ऐसे इसको बोलना कि नहीं ये इंटरफेरेंस टर्म है, इसको अच्छा दोनों को इंटरफेरेंस बोल दिया, अगले वाले में दोनों को डिफ्रैक्शन बोल दिया कि ये भी डिफ्रैक्शन है और ये भी डिफ्रैक्शन है, ये भी इंटरफेरेंस है और ये भी इंटरफेरेंस है, ये आपका इंटरफेरेंस है और ये आपका डिफ्रैक्शन है। और लास्ट वाले में उल्टा कर दिया कि ये वाले को इंटरफेरेंस और हाँ उल्टा कर दिया। ये देखिए अलग है, यहाँ पर साइन स्क्वायर एन बीटा जो है वो आपका इंटरफेरेंस है, और साइन स्क्वायर अल्फा अपान साइन स्क्वायर बीटा और अल्फा स्क्वायर करके ये जो है डिफ्रैक्शन की वजह से। तो आपने फार्मूला अच्छे से पढ़ा हुआ है। सिंगल स्लिट के केस में फार्मूले में आता था आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा और अपान में अल्फा स्क्वायर। तो सिंगल स्लिट के केस में सिर्फ डिफ्रैक्शन होता था तो आपको ऐसा रिजल्ट मिलता था। डबल स्लिट के केस में क्या होता था, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन दोनों होते थे, वहां पर आपको मिलता था आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा अपान अल्फा स्क्वायर। ये तो वही मिल गया जो यहां पर मिला था, इंटरफेरेंस वाला डिफ्रैक्शन वाला टर्म, बट यहां पर कॉस स्क्वायर बीटा भी मिलता था, ये कॉस स्क्वायर बीटा आपका इंटरफेरेंस का टर्म हो जाता था। मल्टीपल स्लिट में या एन स्लिट के केस में आपको मिलता था आई नॉट, है ना, यहां पर मिलता था आपको आई नॉट और ये साइन स्क्वायर अल्फा और अपान में अल्फा स्क्वायर, इसके बाद होता था साइन स्क्वायर एन बीटा और अपान में साइन स्क्वायर बीटा, ऐसा कर लीजिए। तो इसमें फिर से ये वाली चीज को अगर आप देखें तो ये पूरा टर्म आपका वही है जो डिफ्रैक्शन के केस में मिलता था, सिंगल स्लिट के केस में मिलता था, ये डिफ्रैक्शन टर्म हो गया, और ये वाला जो टर्म है वो आपका इंटरफेरेंस की वजह से हो रहा है, बीटा वाला टर्म, तो ये इंटरफेरेंस टर्म हो गया। तो आप ढूंढ लीजिए, ये आपका इंटरफेरेंस है, ये आपका इंटरफेरेंस है, ये डिफ्रैक्शन। तो ये टर्म हुआ आपका इंटरफेरेंस और ये टर्म हुआ आपका डिफ्रैक्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एन स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, द नंबर ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा बिटवीन एनी टू प्रिंसिपल मैक्सिमा इज। अब ये बात के लिए यहां कोई कैलकुलेशन हम कर नहीं सकते, काफी लंबे चौड़े डेरिवेशन से ये कंक्लूजन निकल के आया था कि जब हम एन स्लिट की बात करते हैं तो इस एन स्लिट में किसी भी दो प्रिंसिपल मैक्सिमाज के बीच में कितने मिनिमाज बनेंगे वो डिसाइड होता था नंबर ऑफ स्लिट के अकॉर्डिंग, कि अगर नंबर ऑफ स्लिट टोटल कैपिटल एन है तो किसी भी दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में ये कितने मिनिमाज हमको मिलेंगे, ये नंबर ऑफ मिनिमाज कितने होंगे, तो ये नंबर ऑफ मिनिमाज का फार्मूला हुआ n-1। ठीक है, तो दो प्रिंसिपल मैक्सिमाज के बीच में कितने मिनिमाज मिलेंगे, उसके लिए अगर नंबर ऑफ स्लिट n है तो नंबर ऑफ मिनिमाज n-1 होंगे, और अगर नंबर ऑफ मिनिमाज देखिए आपको अगर यहाँ पर n-1 नंबर ऑफ मिनिमाज बनाने हैं तो उससे एक कम आपको सेकेंडरी मैक्सिमा बनाने होंगे, तब जाकर के आपको मतलब सेकेंडरी मैक्सिमा की कितनी संख्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी n-2। तो इसका फिलहाल आंसर आपसे ये पूछ रहे थे कि नंबर ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, अच्छा ये मैक्सिमा का केस पूछ रहे थे। ठीक है, ये नंबर ऑफ स्लिट हुआ, ये हुआ आपका n-1 जो है वो नंबर ऑफ मिनिमाज हुआ, और आप देखिए नंबर ऑफ मिनिमाज को n-1 बोल रहे हैं, और जितने नंबर ऑफ मिनिमाज हैं सेकेंडरी मैक्सिमाज उससे एक और कम है, अगर ये 4 है तो फिर ये 3 है, इस 4 को n-1 बोल रहे हैं तो 3 को क्या बोलेंगे, n-2 बोलेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा जो सेकेंडरी मैक्सिमा होगा, इसके लिए हम बोलेंगे n-2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा n-2, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा n-2 होगा और नंबर ऑफ मिनिमा अगर पूछते तो n-1 होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ मिनिमा पूछते तो n-1 होता और नंबर ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा पूछ रहे तो n-2 होगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, द डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ग्रेटिंग का डिस्पर्सिव पावर किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो डिस्पर्सिव पावर का फार्मूला आपको पता है, हमने ये फार्मूला डिस्कस किया था। डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग, इसका फार्मूला था क्या? डी थीटा अपान में डी लैम्डा, डी थीटा अपान में डी लैम्डा, इसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। और ग्रेटिंग के केस में आपको ये ग्रेटिंग का इक्वेशन पता है, ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन इंटू में लैम्डा, और आपको चाहिए डी थीटा अपान डी लैम्डा, मतलब इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो ई प्लस डी हो जाएगा। कॉस थीटा को आप डिफरेंशिएट करेंगे, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, फिर थीटा को आप डिफरेंशिएट करेंगे लैम्डा के टर्म में, डी थीटा अपान डी लैम्डा आएगा, यहाँ पर एन एज ए कांस्टेंट निकलेगा और लैम्डा का लैम्डा के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मिला डी थीटा अपान डी लैम्डा इज इक्वल टू क्या? एन अपान ई प्लस डी कॉस थीटा। ये हुआ ग्रेटिंग के डिस्पर्सिव पावर का फार्मूला। और E प्लस डी आपको पता है 1 प्लस एन डैश के इक्वल है, तो एन डैश ऊपर चला जाएगा, तो स्मॉल एन कैपिटल एन डैश अपान में कॉस थीटा। यानी जो आपका डिस्पर्सिव पावर है वो नंबर ऑफ लाइंस इन 1 सेंटीमीटर, ये जो नंबर्स ऑफ लाइन है ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और आप बताइए कि 1 सेंटीमीटर में कितनी लाइनें खींची जाएंगी, ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उन लाइनों के बीच में आप गैपिंग कितना देना चाहते हैं। 1 सेंटीमीटर के अंदर कितनी लाइनें आएंगी वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि कितनी आप दूर दूर खींचना चाहते हैं। ज्यादा दूर दूर खींचेंगे कम लाइनें आएंगी, और नजदीक नजदीक खींचेंगे तो ज्यादा लाइनें आएंगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो एन डैश की वैल्यू है वो इन दो लाइनों के बीच के सेपरेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होने वाला है। तो इसका मतलब कि डिस्पर्सिव पावर ये सेपरेशन बिटवीन द लाइंस के ऊपर डिपेंड करता है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी इस फार्मूले में आ नहीं रहा है, वेवलेंथ इस फार्मूले में आ नहीं रहा है, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये सेपरेशन बिटवीन द लाइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। सेपरेशन बिटवीन दी लाइंस के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है कि व्हाट मस्ट बी द थिकनेस ऑफ द बेस ऑफ द फ्लिंट ग्लास प्रिज्म, डी म्यू अपान डी लैम्डा की वैल्यू गिवन है, विच वुड रिजॉल्व द सोडियम डी लाइंस 5890 एंगस्ट्रॉम एंड 5896 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब आप बताइए कि प्रिज्म के केस में रिजॉल्विंग पावर का जो फार्मूला था वो था लैम्डा अपान डी लैम्डा इज इक्वल टू टी इंटू डी म्यू अपान में डी लैम्डा, ये है फार्मूला। इसमें जो टी है वो रिप्रेजेंट करेगा कि विड्थ ऑफ बेस ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का ये जो बेस है इसकी चौड़ाई या थिकनेस को हम टी बोल रहे हैं। तो सवाल तो कई बार ये डायरेक्टली फार्मूला ही पूछा गया है कि प्रिज्म का जो रिजॉल्विंग पावर है वो उसकी विड्थ पर कैसे डिपेंड करता है या किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके बेस की विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा चौड़ा होगा बेस उतना ज्यादा उसका रिजॉल्विंग पावर होगा। ठीक है, तो लैम्डा अपान डी लैम्डा इक्वल टू टी इंटू डी म्यू अपान डी लैम्डा, इस फार्मूले को देख के पता चल रहा है कि अगर आपको थिकनेस टी की वैल्यू निकालनी है तो आपको डी म्यू अपान डी लैम्डा और लैम्डा अपान डी लैम्डा की वैल्यू रखनी होगी। और डी म्यू अपान डी लैम्डा आपको सवाल में डायरेक्ट दिया हुआ है, तो आप ये पूरी वैल्यू तो 952 यहां पर सीधा रख लेंगे। और लैम्डा अपान डी लैम्डा आप यहां से निकाल सकते हैं अगर आपको लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दिया हुआ है तो। ठीक है, अगर ये आप इस चीज को लैम्डा 1 बोल रहे हैं 58, अब यहां पर देखिएगा एक आपको चीज देखने को मिलेगी बुक्स में, वो चीज भी हम आपको बता दे रहे हैं कि इससे घबराने की कोई जरूरत है नहीं, आपके आंसर पर कोई खास फर्क पड़ता है नहीं। अगर आपने इसको लैम्डा 1 लिया, इसको लैम्डा 2 लिया, तो हमने आपको बताया था कि फार्मूले में जो लैम्डा यूज होगा वो इन दोनों का मीन वेवलेंथ होगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अपान में 2, इनका रेशियो लेंगे आप, एवरेज लेंगे तो आपको 5893 एंगस्ट्रॉम मिल जाएगा। ये तो ये तरीका हो गया। और डी लैम्डा का मतलब आप जान ही रहे थे कि दोनों का डिफरेंस करना होगा, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का पॉजिटिव डिफरेंस। तो ये डिफरेंस करेंगे तो आपको यहाँ पर 6 मिल जाएगा, 6 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, पहली बात तो ये। दूसरा ये होता है कि आप एक काम और कर सकते हैं कि ये जो आपको पहला वेवलेंथ दिया हुआ वो लैम्डा है, दूसरा जो इससे थोड़ा सा ही ज्यादा है वो आपका एक्चुअल में लैम्डा प्लस डी लैम्डा है। अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखिए लैम्डा से लैम्डा कैंसिल होगा, तो आपको यहां पर डी लैम्डा की वैल्यू मिलेगी कितनी, दोनों का डिफरेंस यानी कि 6 एंगस्ट्रॉम। और रिजॉल्विंग पावर के फार्मूले में जब जाएंगे तो रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला बोलता है लैम्डा अपान में डी लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू तो यहां पर 5890 है, तो 5890 रख लेंगे और डिवाइडेड बाई डी लैम्डा की जगह पर इन दोनों का डिफरेंस 6 रख लेंगे। और इस हिसाब से अगर करें लैम्डा अपान डी लैम्डा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5893 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो 5890 अपान 6, 5893 अपान 6, दोनों ही केस में आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और दोनों ही तरीके से इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, ये मैं पहले आपको बता देता हूं।
आप चाहे यहां से सॉल्व करिएगा, आप चाहे यहां से सॉल्व करिएगा, आपका जो आंसर आएगा वो मिल जाएगा आपको। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इन दोनों की वैल्यू पर। आप देख लीजिए कि लास्ट में सिर्फ 3 का डिफरेंस आ रहा है और डिवाइड हम 6 से कर रहे हैं। तो अगर ये आपका मतलब 0.2 का 0.5 का डिफरेंस पड़ेगा कुल मिला के 0.5 का। अगर ये आपका मान लीजिए कि ये 6 है, ये 6 है, यहाँ पर 3 है, तो मतलब हाफ टाइम्स और डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0.5 का डिफरेंस आएगा इस वाले और इस वाले रिजल्ट के अंदर। और ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है जिसमें आपको 0.5 से वेरी करके और इस आप परेशानी में फंस जाए कि दोनों में से कौन आएगा, है ना। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही दिया जाता है इन दोनों का, वैसे ही ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। तो कभी आप इस केस में फंसेंगे नहीं। बट हम आपको बता रहे हैं कि एक ही बुक में आपको इस वाले तरीके से भी और इस वाले तरीके से भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बिल्कुल सही बातें हैं दोनों, ठीक है। तो ये सवाल के लिए आपको लैम्डा, ये हो गया आपका लैम्डा और ये हो गया लैम्डा प्लस डी लैम्डा, डिफरेंस करेंगे तो 6 आ जाएगा। और ये पूरा आप यहाँ पर इसको डिवाइड कर लीजिएगा, यहाँ पर रख करके जो भी आएगा उसको यहाँ रखिएगा, डी म्यू अपॉन डी लैम्डा की ये वैल्यू रखिएगा, टी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि अ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग हैज 40,000 लाइंस इन ऑल, मतलब जितना भी पूरा उसका साइज है उसमें टोटल 40,000 लाइंस हैं, विद ग्रेटिंग एलिमेंट 12.5 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। ग्रेटिंग एलिमेंट मतलब ई प्लस डी की वैल्यू हो जाएगी। करेगी कैलकुलेट द मैक्सिमम रिजॉल्विंग पावर फॉर विच इट कैन बी यूज्ड इन द रेंज ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। मैक्सिमम रिजॉल्विंग पावर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ग्रेटिंग के रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इज इक्वल टू, ये होता है स्मॉल एन इंटू में कैपिटल एन, और कैपिटल एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ लाइंस और स्मॉल एन का मतलब कि ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम। टोटल नंबर ऑफ लाइंस की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस एन की वैल्यू हमें पता है। तो अगर हमें ये स्मॉल एन की वैल्यू मिल जाए तो हम रिजॉल्विंग पावर भी कैलकुलेट कर लें, और एन की वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है। तो रिजॉल्विंग पावर की मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये जरूरी है कि हम इस एन की ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम की मैक्सिमम वैल्यू को रखें ताकि ये मैक्सिमम आ जाए। तो कैपिटल एन तो एकदम क्लियर है, तो स्मॉल एन की मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। और स्मॉल एन की मैक्सिमम वैल्यू को निकालने के लिए हमें अब ग्रेटिंग का इक्वेशन यूज करना पड़ेगा कि ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर एन इंटू लैम्डा फार्मूला है और आपको इस स्मॉल एन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इस मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको इस साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी। तो जैसे ही आप इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा ई प्लस डी साइन 90 इज इक्वल टू, यहाँ पर एन मैक्सिमम मिलेगा और इंटू में लैम्डा। अब आप देखिए यहाँ से आपका एन मैक्सिमम कितना आसान हो गया, और आपको मिलेगा कितना ई प्लस डी और अपान में लैम्डा, जहां पर ई प्लस डी क्या है आपका ग्रेटिंग एलिमेंट और लैम्डा जो लाइट यूज कर रहे हैं उसका वेवलेंथ। ई प्लस डी की वैल्यू और लैम्डा की वैल्यू रखेंगे तो आपको एन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, और एन की मैक्सिमम वैल्यू को यहां पर रख करके एन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजॉल्विंग पावर की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ई प्लस डी की वैल्यू देखिए आसान है, कर देते हैं। तो 12.5 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर, और अपान में लैम्डा कितना है, ये लैम्डा है आपका 5000 और ये एंगस्ट्रॉम है तो 10⁻⁻10 और फिर 10⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, देखिए 2 ये है और 3 ये है, तो कुल मिला के आपका कितना बन जाएगा 5, और यहाँ से ये आपका हो जाएगा 10⁻⁵ और 10⁻⁵ ये पूरे पावर से पावर कैंसिल हो जाएगा। तो 12.5 को आपको 5 से डिवाइड करना है, तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5, और 2.5 ये ऑर्डर नहीं हो सकता क्योंकि ऑर्डर एक इंटीग्रल नंबर होगा, एक आपको कंप्लीट नंबर चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं चलेगा। तो n की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो यहाँ से 2 आ जाएगी, और इस 2 वाली वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे तो 2 इंटू ये नंबर ऑफ लाइंस जो है वो 40,000 थी, तो मैक्सिमम रिजॉल्विंग पावर हो जाएगा 80,000, 80,000 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो। और इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि a microscope is used to resolve two self-luminous objects separated by a distance of 5 into 10⁻⁵ centimeter. If the wavelength of light used is 6000 angstrom, calculate the numerical aperture of the objective. ठीक है, न्यूमेरिकल अपर्चर आपको बताना है। और दो बातें होती हैं कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। आपको हमने बताया था कि माइक्रोस्कोप की जब बात होती है तो दो पॉइंट्स के बीच की जब मिनिमम डिस्टेंस जब हम इनको क्लियरली देख पाए, उस मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, और इस लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का जो बिल्कुल उल्टा होता है उसको हम लोग बोलते हैं इसका रिजॉल्विंग पावर। तो दो पॉइंट्स के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस जब हम इसको क्लियरली देख पाते हैं, यानी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की बात करें, तो ये यहां पर इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं 2 म्यू साइन अल्फा करके आप याद करें। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन में आपको ये मिलेगा, और जब इसका रिजॉल्विंग पावर लिखेंगे, ठीक है, 2 म्यू साइन अल्फा और अपान में भी रहेगा इसके अपान में रहता है 1.22 लैम्डा, ये आता है, ठीक है। और इसको जब आप उल्टा करेंगे तो ये बनेगा रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला कितना, ये बनेगा 1.22 लैम्डा अपान डी, जहां लिखते हैं टेलीस्कोप में वहां पर आएगा 2 म्यू साइन अल्फा। ये फार्मूला हो गया रिजॉल्विंग पावर का। और इसका अगर आप उल्टा जब लिखते हैं तो ये आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होगा। तो माइक्रोस्कोप के केस में ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है और ये रिजॉल्विंग पावर है। टेलीस्कोप का केस जरा देख लीजिए। टेलीस्कोप के केस में
टेलीस्कोप के केस में किसी भी दो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के बीच में, कोई भी दो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो बहुत ही दूर रखे हुए हैं, उनसे हमारी आंख पर बनने वाला जो एंगल हो, अगर ये वो मिनिमम एंगल है जब हम इस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहे हैं, तो इस मिनिमम एंगल थीटा या डी थीटा को हम लोग बोलेंगे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। क्या बोलेंगे? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। और इसके रेसिप्रोकल को हम बोलेंगे रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन डी थीटा, और यहाँ पर 1 अपॉन में स्मॉल डी यानी कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर ये है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, यहाँ पर ये है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ये लीनियर डिस्टेंस है और यहाँ पर ये एंगुलर डिस्टेंस है। और आप जब इसकी वैल्यू को रखते हैं तो रिजॉल्विंग पावर निकल के आता है कितना? ये निकल के आता है 1.22 लैम्डा अपॉन में डी, यानी डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी ये उल्टा हो गया, रिजॉल्विंग पावर आपका हो जाएगा 1.22 लैम्डा अपॉन डी जो होता है वो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है। डी थीटा आपका होता है 1.22 लैम्डा अपॉन डी, और आप जब इसका रिजॉल्विंग पावर लिखेंगे तो ये ऐसा होगा, डी अपॉन हो जाएगा 1.22 लैम्डा, ऐसा। ठीक है, यहां भी वही बात हो गई है, रिजॉल्विंग पावर में भी ऐसा यहां पर भी होगा, ये दोनों को हमने उल्टा कर दिया। यहां पर आपका हो जाएगा 2 म्यू साइन अल्फा और अपान में आ जाएगा 1.22 लैम्डा, और यहां पर हो जाएगा आपका फिर से वही मिस्टेक, यहां पर देखिए उल्टा हो जा रहा है ना, ये यहां पर इसके हिसाब से लिखते हैं, बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल सेम होगा। जहां पर डी लिखा हुआ है ये वाला डी, उस डी की जगह पर 2 म्यू साइन अल्फा आएगा। तो ये रिजॉल्विंग पावर की अगर बात करें इसके अकॉर्डिंग, तो रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला बनेगा 2 म्यू साइन अल्फा और अपान में आएगा 1.22 लैम्डा। अब ये ठीक है, और इसी का रेसिप्रोकल आपका होगा ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फार्मूला बनेगा 1.22 लैम्डा और अपान में 2 म्यू साइन अल्फा। मतलब ये है कहने का कि फार्मूले को याद करते टाइम एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि टेलीस्कोप के केस में जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन था वो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो मिनिमम एंगल था वो था, और माइक्रोस्कोप के केस में जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन था वो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस था, लीनियर डिस्टेंस, ये वो था। और इसमें से ये वाला फार्मूला सबको याद होता है कि 1.22 लैम्डा अपॉन डी। तो तरीका यही है इसको क्लियर रखने का कि ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है कि रिजॉल्विंग पावर। तो 1.22 लैम्डा अपॉन डी सीक्वेंस जो है वो है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फार्मूला। यानी आपको जो फार्मूला ये हमेशा याद है, आपकी जुबान पर होता है, वो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, न कि रिजॉल्विंग पावर। और रिजॉल्विंग पावर के लिए आपको इसी का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो डी अपॉन 1.22 लैम्डा बनेगा। ठीक है, तो ये तरीका होगा, ये बहुत कंफ्यूजन इसमें होता है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, चलिए तो फिलहाल इस सवाल में आते हैं। तो आपको पता है कि म्यू इंटू साइन अल्फा को हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। तो हमें इस सवाल में म्यू इंटू साइन अल्फा की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है, तो म्यू इंटू साइन अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अब जरूरी है कि हमें ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पता हो। और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि दोनों पॉइंट के बीच की वो मिनिमम डिस्टेंस, जब हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख पा रहे हैं इस कंडीशन में 5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर पर जब ऑब्जेक्ट है तो हम इसको क्लियरली देख पा रहे हैं, ऐसा हमने माइक्रोस्कोप यूज किया है। यानी ये जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की वैल्यू है, और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपान में 2 म्यू साइन अल्फा है। तो आप यहां पर लिखेंगे 5 × 10⁻⁵ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1.22 लैम्डा और अपान में हो जाएगा 2 म्यू साइन अल्फा। हमने कल बताया भी था, इसको कैंसिल करके आप 0.61 भी कर सकते हैं, तो आप इसको 0.61 कर लीजिएगा, तो आपको मिलेगा न्यूमेरिकल अपर्चर म्यू साइन अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा अपान, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो 6000 और ये हो जाएगा 10⁻⁻10 और फिर हो जाएगा 10⁻2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁵। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपको आंसर आएगा न्यूमेरिकल अपर्चर का, जो उसमें से ऑप्शन नंबर आई थिंक बी आ जाता है, तो ये आपको कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेट करने के बाद ऑप्शन नंबर बी आपको मिल जाएगा। चलिए, तो 6/5, हाँ 0.61 भी तो था यहाँ पर, ये 0.61 ये वाला नंबर जो हमने इसको मल्टीप्लाई किया था, तो ये 0.61 भी रहेगा साथ में 0.61, मतलब ये 0.61 यहाँ पर दिया हुआ था, इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन भी दिया हुआ कंफ्यूज करने के लिए, बट नहीं, 0.61 के साथ साथ ये पूरा नंबर है, और ये पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए 3 to 5 हो जाएगा 10⁻⁵, और 10⁻+5 10⁻⁻10 10⁻⁵ आएगा, इसके साथ ये पूरा पावर कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से सिर्फ 6/5 बचेगा और इनटू में पॉइंट में 61 आएगा। अब ये पूरा सॉल्व होगा तो इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, पॉइंट में 732 आ जाएगा इसका। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए, तो न्यूमेरिकल अपर्चर का ये फार्मूला म्यू साइन अल्फा आपको पता होना चाहिए। बाकी देखिए ये तो कंफ्यूजन होता ही रहता है, इसको आप अपने स्तर पे जैसे भी आप करके इसको याद कर पाएं कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का ये फार्मूला होता है 1.22 लैम्डा अपान डी। ठीक, और 1.22 लैम्डा का जो ये सीक्वेंस है वो यहाँ और यहाँ बिल्कुल एग्जैक्ट होता है। बस इतना ही फर्क आएगा इसमें और इस फार्मूले में कि जहां इसमें डी लिखा रहेगा, मतलब साइज ऑफ अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, उस डी की जगह पर आपको लिखना होगा यहाँ पर 2 म्यू साइन अल्फा, बाकी तो बिल्कुल एज इट इज है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में आप किसी एक का याद कर लीजिए, फिर दूसरे का रिलेट करके याद करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा ये। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22।
अब इन सारे क्वेश्चन को हम आपको बता दे रहे हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, समझ गए हैं आप लोग। लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन अ ग्रेटिंग नॉर्मली, ठीक है, ये आपको लैम्डा की वैल्यू मिल गई। आगे है कि टू एडजेसेंट प्रिंसिपल मैक्सिमा अकर एट साइन थीटा इक्वल टू 0.2 एंड साइन थीटा इक्वल टू 0.3, मतलब दो लगातार मैक्सिमा की बात हो रही है। दो लगातार मैक्सिमा जो हैं वो इस एंगल्स पर बन रहे हैं, साइन थीटा की वैल्यू जिनके लिए 0.2 है और जिनके लिए 0.3, उन दोनों जगहों पर बन रहे हैं दो लगातार मैक्सिमा। कैलकुलेट द ग्रेटिंग एलिमेंट। इस सवाल में ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, बट ये सवाल इंपॉर्टेंट था, इसमें कई सारे टर्म थे। तो आप देखिए, सबसे पहले तो आपको ग्रेटिंग एलिमेंट यानी ई प्लस डी कैलकुलेट करना है, और ई प्लस डी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फार्मूला है ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। बट आप बताइए दो लगातार अगर मैक्सिमा की बात करें तो ये nth ऑर्डर वाले मैक्सिमा के लिए अगर आपने लिखा है तो लगातार में या तो इसके ऊपर एक जाइए या तो इससे एक नीचे आइए। तो अगला जो होगा उसको आप चाहे n प्लस 1th बना लीजिए, या इसके पिछला जो होगा उसको n माइनस 1th वाले को ले लीजिए। तो हम अगले वाले की बात कर लेते हैं, इसके जस्ट बाद वाला जो आपका मैक्सिमा होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। अगर ये nth है तो ये n प्लस 1th होगा, और यहाँ पर ये लैम्डा डैश होगा, ठीक है ना, सॉरी लैम्डा लाइट वही लाइट यूज हो रही है। तो अगर हम देखें इन सवाल से, अगर हम इनको डिवाइड करें तो हमें ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और पूरा कैंसिल हो जाने के बाद यहाँ क्या मिलेगा, साइन थीटा अपान साइन थीटा। तो पहले वाले केस में साइन थीटा कितना था 0.2, और दूसरे वाले केस में साइन थीटा कितना था 0.3, इज इक्वल टू यहाँ लैम्डा से लैम्डा कैंसिल होगा तो n अपान में n प्लस 1 आएगा। तो ये 0.2 अपान 0.3 यानी 2 अपान 3 आ जाएगा। तो ये आपको मिलेगा 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 3n, ये उस साइड से आएगा तो आपको n की वैल्यू मिलेगी 2, n की वैल्यू 2 मिल जाएगी। लेकिन आपको निकालना क्या था, आपको तो निकालना था ग्रेटिंग एलिमेंट। तो ग्रेटिंग एलिमेंट यानी ई प्लस डी निकालना है। तो चाहे आप इस वाले इक्वेशन में n की वैल्यू 2 रख लीजिए, चाहे इस वाले इक्वेशन में n की वैल्यू 2 रख लीजिए, आपको ग्रेटिंग एलिमेंट ई प्लस डी की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, आपको मिलेगा ई प्लस डी, पहले वाले में रख रहे हैं, ई प्लस डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये मिलेगा n लैम्डा अपान में साइन थीटा, n की वैल्यू 2 रखेंगे, लैम्डा की वैल्यू आपको दिया हुआ है सवाल में 5000 एंगस्ट्रॉम, तो 5000 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, ठीक है ना, ये आपका मीटर में हो गया, और अपान में साइन थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दिया था n वाले केस में 0.2, बस हो गया। इससे इसको डिवाइड कर दिया, 0.1 आ गया, मतलब 10 पावर माइनस 1, ऊपर जाके 10 पावर प्लस 1 बनेगा। तो प्लस 1 और प्लस 3 प्लस 4 यानी कि 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर, ये हो जाएगा आपका ग्रेटिंग एलिमेंट, ठीक है। पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर यानी ग्रेटिंग एलिमेंट। दूसरे में बोल रहे हैं इफ द विड्थ ऑफ ग्रेटिंग सरफेस इज दिस, अगर आपका जो ये ग्रेटिंग है इसकी पूरी जो चौड़ाई है वो आपको दिया हुआ 2.5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स रिजॉल्विंग पावर इन द सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर में रिजॉल्विंग पावर फाइंड आउट करना है, और रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला है स्मॉल n इंटू में कैपिटल N। स्मॉल n मतलब ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम, जो कि आपसे बोल रहे हैं कैलकुलेट द रिजॉल्विंग पावर इन सेकंड ऑर्डर, तो n की वैल्यू 2 रख लीजिए, और टोटल नंबर ऑफ लाइंस की बात कर रहे हैं। अगर कोई ग्रेटिंग है जिसकी पूरी चौड़ाई दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर, तो इसमें टोटल कितनी लाइन होगी, अगर आपको ये पता करना हो टोटल नंबर ऑफ लाइंस, तो आपको पहले पर सेंटीमीटर के अंदर कितनी लाइंस है ये पता करनी होगी, और पर सेंटीमीटर के अंदर नंबर ऑफ लाइंस पता हो तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके विड्थ से, तो आपको टोटल नंबर ऑफ लाइंस मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखिए ग्रेटिंग एलिमेंट ई प्लस डी इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है ना 1 अपान में n डैश, तो इसका मतलब n डैश इक्वल टू क्या बना 1 अपान ई प्लस डी। 1 सेंटीमीटर में अगर इतनी लाइनें हैं तो w सेंटीमीटर में, w जो इसकी चौड़ाई है, w विड्थ में कितने टोटल नंबर ऑफ लाइंस होंगी, तो ये हो जाएगा n डैश इंटू में w, यानी n डैश का मतलब 1 अपान ई प्लस डी, और w का मतलब है यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर, और ई प्लस डी की वैल्यू आपने निकाली है ग्रेटिंग एलिमेंट 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर, बट यहाँ पर ये 2.5 सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में, तो 1 अपान 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 था मीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 बनेगा, और आप इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ लाइंस मिल जाएंगी। ये कितना हो जाएगा पॉइंट में 5, ये हो जाएगा आपका कुल मिला के 5 इंटू 10 पावर माइनस 5, ये हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ लाइंस, और यहां से आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 10 पावर माइनस 5 के साथ, तो आपको मिलेगा 10 इंटू 10 पावर माइनस 5 यानी कि 10 पावर माइनस में 4, ठीक है। ये आपका रिजॉल्विंग पावर आ जाएगा अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है तो, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ठीक है ना, कैलकुलेशन में एक बार चेक कर लीजिएगा, पावर्स वगैरह में हो सकता है कोई मिस्टेक हो, 10 पावर 8 नहीं आएगा। देखिए 5000 था, एंगस्ट्रॉम था, 10 पावर माइनस 10 किया तो मीटर में कन्वर्ट हुआ, और ये 0.2 जो है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू था, साइन थीटा की वैल्यू थी, हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो 0.1 टाइम्स आएगा, तो 0.1 को 10 पावर माइनस 1 लिखेंगे, ऊपर जाके 10 पावर प्लस 1 बनेगा, प्लस 1 का पावर, और ये 3 पावर 10 पावर प्लस में 4 बनेगा, और माइनस 10 है तो माइनस 10 प्लस 4 माइनस 6 आ जाएगा, तो 10 पावर माइनस 6 हमने यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है। चलिए बाकी अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो वो हमारा मुद्दा है नहीं,
हमारा मेन मुद्दा यह है कि इस क्वेश्चन में ऑर्डर जो बोल रहे थे सक्सेसिव ऑर्डर, उसके बेसिस पर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा तरीका आपने देख लिया है, ठीक है। कैलकुलेशन बाकी आप वेरीफाई कर लीजिएगा। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 और इसका आंसर आप बता दीजिए देख करके, ठीक है। इसका आंसर आप देख के बता दीजिए कि इसका आंसर कितना आएगा। Two images are said to be just resolved if the resultant intensity in the middle of the both central maxima I mid and the intensity of either of the two maxima I naught are in the ratio। अब आपको पता है कि दो पॉइंट ऑब्जेक्ट को जस्ट रिजॉल्व वाली कंडीशन में देखने के लिए रेले क्राइटेरियन ऑफ रेजोल्यूशन हम यूज करते हैं, जो बोलता है कि रेले क्राइटेरियन ऑफ रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग कि दो ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली तब देख सकते हैं जब एक ऑब्जेक्ट का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के फर्स्ट मिनिमा के साथ ओवरलैप करे। तो ये पहले वाले का हमने इंटेंसिटी का कर्व बना दिया। अब पहले वाले का जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के फर्स्ट मिनिमा के ऊपर आना चाहिए, मतलब दूसरे वाले का जो इंटेंसिटी कर्व होगा उसका फर्स्ट मिनिमा यहां पर पहुंचना चाहिए जहां पर इसका सेंट्रल मैक्सिमा है, और उसका मैक्सिमा कहां होना चाहिए, इसके फर्स्ट मिनिमा के ऊपर, यानी कि यहां पर। तो ये आपका जो ग्राफ बने वो कुछ ऐसा बने, ये इनके कहने का मतलब हो रहा है। अगर ऐसा सिचुएशन बन रहा है तो आप देख लीजिए क्या हो रहा है कि इनका इस वाले का, इस फर्स्ट वाले केस में जो आपका इसका मिनिमा है इस वाले का, ये इसके मैक्सिमा के साथ ओवरलैप हो रहा है, और इसका जो आपका मिनिमा है ये इसके मैक्सिमा के साथ ओवरलैप हो रहा है। तो इस केस में आपको दोनों ऑब्जेक्ट जस्ट रिजॉल्व कंडीशन में दिखाई देंगे, और आपको ये दो जो ऑब्जेक्ट हैं वो आपको बीच में इतना ये इंटेंसिटी का जो स्लोप होगा वो ऐसा मिलेगा, इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा वो रिजल्टेंट ऐसा मिलेगा, ऐसा। ये दूसरे वाले का आगे, ये पहले वाले का इधर, और बीच में इंटेंसिटी जो होगी इन दोनों से थोड़ी कम हो जाएगी। तो हमने कल वाली क्लास में आपको बताया था कि इस बीच वाले पॉइंट पर, इस मिड वाले पॉइंट पर जो इंटेंसिटी मिलती है आई मिड, वो इंटेंसिटी किसी भी दोनों मैक्सिमा, ये मैक्सिमा, इन दोनों में से किसी भी एक मैक्सिमा की जो टोटल इंटेंसिटी है वो आप मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो है आई नॉट। तो दोनों में से किसी भी एक मैक्सिमा की मैक्सिमम इंटेंसिटी के 81% के बराबर होता है ये। अगर ये पूरा 100% है तो ये 81% होता है। तो आई मिड इक्वल टू 0.81 आई नॉट, ये रिलेशन होता है जस्ट रिजॉल्व वाली कंडीशन में। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कल की क्लास में हमने ये ऐड किया हुआ था वहां पर। तो आप कह सकते हैं कि आई मिड और अपान में आई नॉट इज इक्वल टू 0.81, इज इक्वल टू 0.81। तो 0.81 आपको दो जगहों पर दिखाई दे रहा है, बट आपको ऑर्डर का भी ध्यान रखना है कि आई मिड अपान में आई नॉट इक्वल टू 0.81, आई मिड अपान आई नॉट, ना कि आई नॉट अपान आई मिड, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए 10 का पावर 8 कहां आ रहा है भाई, 10 का पावर 8 किस सवाल में आ रहा है? नहीं, 10 का पावर 8 कहीं नहीं आएगा। 10 पावर, ये 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 ही ठीक है, 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर ही आएगा, ठीक है वो। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 24 और 25, ये देख करके आपको याद कर लेना है कि ह्यूमन आई का जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो है आपका 1 मिनट। ह्यूमन आई का जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो है 1 मिनट। कहने का मतलब कि अगर दो ऑब्जेक्ट हमारी आंख पर इतने नजदीक हों, ये दोनों मिलकर के हमारी आंख पर 1 मिनट का एंगल बनाएं, 1 मिनट समझ रहे हैं ना? आपको पता है ये रिलेशन क्या होता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, मतलब 1 डिग्री का 60 पार्ट करेंगे, जो एक पार्ट मिलेगा उसको 1 मिनट बोलेंगे, और 1 मिनट का हो जाएगा आपका 60 सेकेंड। और इसके अलावा आपको पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या, पाई रेडियन, ये रिलेशंस होते हैं आपस में, ठीक है। तो करें कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के इतने नजदीक रखे हों कि वो दोनों ऑब्जेक्ट मिलकर के हमारी आंख पर 1 मिनट का एंगल बनाएं, तो भी हम इस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएंगे। इसका मतलब ह्यूमन आई के लिए ये वो मिनिमम एंगल है जिसमें हमें ये ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देंगे, मतलब इससे कम एंगल पर आपको नहीं दिखाई देंगे और इससे ज्यादा एंगल पर दिख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मिनिमम वो एंगल जहां तक हम इस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं उसको लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बोलेंगे। तो ह्यूमन आई के लिए लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है 1 मिनट। ये ऑप्शन नंबर सी, ये जो डाटा है, ये जो फैक्ट है, ये जो रिजल्ट है, आपको याद करना होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, और इसमें भी ऐसा ही रिजल्ट ही है जो आपको याद रखना है। ये रिजल्ट आपको याद होगा, बट हम लोगों ने इस सवाल को किसी और तरीके से किया हुआ था।
इफ द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन अ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल रेक्टेंगुलर स्लिट इज आई नॉट, देन द इंटेंसिटी ऑफ द थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा वुड बी। यानी सिंगल स्लिट के केस में अगर स्लिट की इंटेंसिटी, स्लिट से पास होने वाली लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है, तो डिफ्रैक्शन की फेनोमेना होने पर जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, उसके बाद सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा। मतलब सिंगल स्लिट के इस डिफ्रैक्शन पैटर्न में, सिंगल स्लिट के इस डिफ्रैक्शन पैटर्न में ये जो आपका है, ये तो सेंट्रल मैक्सिमा हुआ, ये सेकेंडरी हुआ, पहला वाला सेकेंडरी, ये दूसरा सेकेंडरी, इसके बाद तीसरा सेकेंडरी। इस तीसरे वाले सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी बतानी है, इस सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी के टर्म में इसकी इंटेंसिटी है, मान लीजिए क्या, आई नॉट। सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी आई नॉट है, तो आपको तीसरे वाले सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी बतानी। ठीक है, तो जरा बताइए इसका आंसर क्या आएगा। वैसे इस सवाल को हम लोगों ने किसी और तरीके से क्लास में डिस्कस किया हुआ था, इसका डाटा आपको याद होगा अगर, कि इंटेंसिटी का जो वेरिएशन होता है वो मैं आपको बता देता हूं, जो रिजल्ट निकल के आया था इसका जो इंटेंसिटी का वेरिएशन होता है, हाँ, ये आपका इंटेंसिटी का वेरिएशन आया हुआ था आई नॉट अपॉन 22, आई नॉट अपॉन 61, आई नॉट अपॉन 121, आई नॉट अपॉन 22, आई नॉट अपॉन 61, आई नॉट अपॉन 121। इस तरीके का ये इंटेंसिटी में वेरिएशन हो रहा था। हम लोगों ने इस चीज को थियरी में पढ़ा हुआ था कि कैसे वो रिजल्ट आता है। ठीक है, बट यहां पर हमें उस तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू में ना बता के पाई के फॉर्म में बताना है, पाई के फॉर्म में बताना है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, इस सेकेंडरी मैक्सिमा, इस सेकेंडरी मैक्सिमा और इस सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो सिंगल स्लिट के केस में इंटेंसिटी का फार्मूला आई इज इक्वल टू होता है आई नॉट साइन अल्फा अपान अल्फा का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपके पास है। सिंगल स्लिट के केस में डिफ्रैक्शन पैटर्न की इंटेंसिटी बताने के लिए ये फार्मूला होता है। और सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए अगर हम बात करें तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए आपको याद होगा अल्फा के लिए क्या कंडीशन होती थी। सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए अल्फा के लिए कंडीशन होती थी अल्फा इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2, ये कंडीशन होता था। और आप जब अल्फा को लिखते थे पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा, पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा इज इक्वल टू 2+1 पाई बाई 2, जैसे आप ये लिखते थे, ये पाई से ये पाई कैंसिल होता था, तो आपको यहां से रिजल्ट मिलता था कि ई साइन थीटा इज इक्वल टू 2n+1 और यहां पर मिलेगा लैम्डा बाई 2। ये सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए कंडीशन यही तो थी। सिंगल स्लिट के केस में सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए कंडीशन होती थी और मिनिमा के लिए कंडीशन क्या होती थी कि ई साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये फार्मूला होता था। ये मिनिमा का कंडीशन था, ये मैक्सिमा का कंडीशन था। कौन सा मैक्सिमा? सेकेंडरी मैक्सिमा, है ना, सेकेंडरी मैक्सिमा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सेकेंडरी मैक्सिमा की ये कंडीशन आपकी पाथ डिफरेंस के लिए थी। बाकी अल्फा के लिए फार्मूला होता था, अल्फा जो कि इंटेंसिटी के फार्मूले में यूज हो रहा है, वो अल्फा आपका था कैसा, 2n+1 पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल। और आपको पता है पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल रखेंगे तो साइन की वैल्यू कितनी होगी। अगर आप पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल रखेंगे तो साइन पाई की वैल्यू, साइन की जो वैल्यू आएगी वो +1 -1 +1 -1 इस टाइप की आएगी। और इसका आप स्क्वायर कर देंगे तो फिर से वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है। जैसे साइन पाई बाई 2 की बात करें तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है ना, तो पाई बाई 2 1 का ही मल्टीपल है ना, मतलब पाई बाई 2 1 का मल्टीपल मतलब ऑड नंबर का मल्टीपल। तो 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, इन सारे केस में आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे और अल्फा की ऐसी वैल्यू लेके तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा आपका 1, और अपान में लेकिन अल्फा का स्क्वायर भी रहेगा। तो आपको सेकेंडरी मैक्सिमाज की अगर बात करनी है तो आप बोलेंगे इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू आई नॉट, और सेकेंडरी मैक्सिमा के केस में अल्फा का ऐसा वैल्यू आप यहां और यहां रखेंगे तो ये तो 1 बन जाएगा, बट अपान में अल्फा स्क्वायर रह गया। और अल्फा स्क्वायर का मतलब क्या, यही अल्फा की वैल्यू दैट इज 2n+1 पाई बाई 2, पाई बाई 2, इसका हमें स्क्वायर लिखना पड़ेगा अल्फा के स्क्वायर की जगह पर। और इसी को आप देखिए, अगर आप इसमें ये n की जो वैल्यू होती है आपको पता है स्टार्ट होगा 1 से, तो 1 2 3 4 ऐसा होगा। जब आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको पहले वाले सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी मिलेगी। जब आप n की वैल्यू 2 रखेंगे तो आपको दूसरे वाले सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी मिलेगी। जब आप n की वैल्यू 3 रखेंगे तो तीसरे वाले सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी मिलेगी। तो आप n की वैल्यू 3 रखिए, जरा n की वैल्यू यहां पर 3 रखिए, तो आपको मिलेगा i इज इक्वल टू आई नॉट अपान 3 इंटू 2 किया 6 हुआ, 6 + 1 किया 7 हुआ, 7 पाई बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 49 पाई स्क्वायर अपान 4 आ जाएगा, और ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 आई नॉट अपान 49 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। ठीक है ना, इसी चीज को हम लोगों ने वहां पर जब बात करी थी तो वहां पर आया था हमारा कुछ आई नॉट अपान 121 करके, है ना, पहला आई नॉट था, वहां पर हमारा ये आंसर ऐसे था ना, ये आई नॉट हुआ करता था, ये आई नॉट अपान 22 था, ये हमारा आई नॉट अपान 61 कुछ था,
61 था, और नेक्स्ट हमारा था आई नॉट अपान 121, आई नॉट अपान 121। तो बस ये हमने कैलकुलेट वहां पर किया हुआ, बट हम पाई के फॉर्म में पाई वाई की वैल्यू रखने के बाद ये हमने कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पर अगर पाई के फॉर्म में ऑप्शन दिया हुआ है तो पाई के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। कंडीशन आपको बस याद होनी चाहिए कि मैक्सिमा के लिए क्या है और मिनिमा के लिए क्या है। तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल, और मिनिमा के केस में आपको पता है कि अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस एन पाई के फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, तो 4 आई नॉट अपान 49 पाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।